ईएमएफ वैसी करंट, जैसा ईएमएफ लगाएगा वैसी करंट चलेगी ना। ट्रेन का इंजन सामने की तरफ जा रहा है, पता डब्बा पीछे जाएगा क्या? डब्बा भी तो देखो सामने जाएगा ना। छुटिया है जिसको ये छुटुआ झुला रहा है, क्योंकि सावन का महीना आ गया है इसलिए छुटिया को झूला झुला रहा है। ये होती है सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो कि लैमिनेटेड होता है। दूसरा प्राइमरी कॉइल होती है। ये जो पट्टियां होती है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड आया तो ये ऐसे रिपेल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ तो बंद हो गए, मैग्नेटिक फील्ड आया रिपेल हो गए बंद। तो ये फट फट जो आ रही है ना। तो क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। बच्चों आज की क्लास में आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। इसका नाम है वन शॉट, और वन शॉट में हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12 फिजिक्स। तो बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा भी है और काफी लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन अगर आप जितने टाइम की ये वीडियो है या जितने टाइम का ये लेक्चर है, अगर आप कसम खाकर पढ़ने के लिए आए हो और अगर आप रुक गए तो 101% कह रहा हूं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको इस चैप्टर से जो डर है वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। भले आप नीट का एग्जाम दें, आईआईटी का एग्जाम दें, चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस नीट आईआईटी में थोड़ा इन डेप्थ ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इस लेक्चर में हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसका शुभारंभ करते हैं। और जहाँ पर जितनी भी क्लासेस होंगे, यही वाली क्लास नहीं और भी क्लासेस आगे आपको मिलेंगी क्लास 12 11 से रिलेटिव, तो उन सब का वन शॉट का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल राहुल शांति फिजिक्स पर मिलेगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है वहां पर भी आप डाउट्स कंसल्ट कर सकते हैं। वो नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ओके, तो ये वन शॉट रहने वाला है बेटा। यहां पर हम आपको अल्टरनेटिंग करंट का पूरा निचोड़, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी स्लाइडें हैं, बहुत लंबी जर्नी है, आप रुकिएगा, मजा आएगा, आपको एंजॉय करिएगा। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, तभी कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहली स्लाइड पर मैं चलता हूं। यहां पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि एसी करंट क्या होती है और ये कहां से हमको मिलती है। देखो, इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर जो स्टडी किया था, तो उसमें आपने एसी डायनेमो की वर्किंग स्टडी की थी। वहां पर आपको पता चला था कि जब जनरेटर में कॉइल रोटेट होता है, जनरेटर में कॉइल रोटेट होता है, और ये जो कॉइल होता है जब रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक यहां पर क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसके ब्रशेस के बीच में हमको एक ईएमएफ मिलता है। वो ईएमएफ एसी ईएमएफ होता है। कौन सा ईएमएफ होता है, एसी। उसका इक्वेशन बहुत ही अच्छे से हमने इससे पहले वाले चैप्टर में स्टडी किया था, वो मैं लिख के बता देता हूं। क्या होता है, I = I0 sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन की स्टडी हमने की थी, जो कि हमको एसी से प्रोवाइड हुआ था। ये एसी करंट है और एसी वोल्टेज क्या था अपना, V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर के लिए आपको ये दो इक्वेशन बहुत अच्छे से याद करने, V = V0 sin ओमेगा टी एंड I = I0 sin ओमेगा टी। अच्छा, एसी वोल्टेज का यही इक्वेशन क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है कि जब ये जनरेटर घूमता है तो इसका बिहेवियर हमको एसी वोल्टेज एसी ही मिलता है, मतलब अल्टरनेटिंग मिलता है, चेंजिंग बिहेवियर मिलता है, यानी कि साइनोसाइडल कर्व से ही हमको ये वाला इक्वेशन प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में अच्छे से। चलिए, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एसी जनरेटर से हमको कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, एसी वोल्टेज। जैसा ईएमएफ वैसी करंट, जैसा ईएमएफ लगाएगा वैसी करंट चलेगी ना। ट्रेन का इंजन सामने की तरफ जा रहा है, पता डब्बा पीछे जाएगा क्या? डब्बा भी तो देखो सामने ही जाएगा ना, क्योंकि इंजन सामने की तरफ है तो डब्बा भी उसके पीछे जाएगा। तो जैसा ईएमएफ लगाएगा, जैसा वोल्टेज लगाएगा, वैसा ही करंट तेरे को देखने को मिलेगा। देख, तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखो, ये हमारा बंदा खड़ा हुआ है यहां पर, कलुआ। ओके भाई, कलुआ। इस कलुआ के हाथ में दो बॉक्स है, दो वेटेज हैं। एक में बता रहा है कि भाई 99% वेटेज है, किसका, करंट का यार, करंट का। और एक में बता रहा है डीसी का 1% वेटेज है। 99% वेटेज क्यों है एसी का और 1% वेटेज क्यों है डीसी का? तो इसका मतलब ये है कि हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल जो करंट है वो कौन सी करंट है, एसी। आपके घरों में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं सब किससे ऑपरेट होते हैं, एसी से ऑपरेट होते हैं। और एसी महंगा नहीं होता, काफी चीप होता है, सस्ता होता है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमें एसी का कि एसी जो करंट होती है डीसी कंपैरिजन में काफी सस्ती होती है। ठीक है, ओके।
दूसरी चीज अगर हम बात करें कि एसी कैन बी ट्रांसमिटेड एट नेग्लिजिबल पावर, बहुत ही कम पावर लॉसेस पर हम एसी करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। तीसरा एडवांटेज क्या है बेटा इसका? तीसरा एडवांटेज ये है कि एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। बताओ, एसी को आप कन्वर्ट करके डीसी बना सकते हो। सर कैसे बनाएंगे? अरे सिखाएंगे यार, रेक्टिफायर का यूज करके। किसका यूज करके? रेक्टिफायर। ठीक है। एसी कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बाय ट्रांसफॉर्मर, यानी कि एसी को ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, और उस डिवाइस की हेल्प से एसी के वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, अप भी किया जा सकता है, डाउन भी किया जा सकता है। भाई साहब, तो बहुत जबरदस्त चीज है, और हमको अप और डाउन करने की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है। धीरे धीरे ये चैप्टर में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया एसी के बारे में। एसी का नेचर मैग्नेटिक चेंज होता रहता है। ओके, जनरेटर से जो करंट निकलती है वो एसी होती है, क्योंकि एसी ईएमएफ देता है। उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ होता है, जो टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टाइम के साथ ऐसी वाली करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहे। क्या होती रहे? चेंज, प्लस माइनस, इस तरह से उसकी डायरेक्शन अगर वो चेंज होती रहे तो ऐसी वाली करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। कौन सी करंट कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, दूसरी टाइप की करंट है जो हम अभी तक पढ़ते हैं, जो हमको बैटरी से मिलती है, सेल से प्रोवाइड होती है, वो कौन सी है? सर वो डीसी होती है। डीसी में क्या है? डीसी में अगर आपने मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया 12 वोल्ट, तो आपको हर टाइम 12 वोल्ट का ही मैग्नीट्यूड का करंट मिलेगा, वो भी एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जनरल आपका डीसी का ग्राफ है और ये जनरल आपका एसी का ग्राफ है। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे बना अभी थोड़ी देर में आपको चमक जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एसी करंट के जर्नी पर। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? करंट किसको कहते हैं? कभी कभी एग्जाम में इसकी डेफिनेशंस के बारे में भी कुछ पूछ लिया जाता है, तो आइए डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशन आपको एसी की ये कहते हैं कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously with time and direction reverse periodically। ठीक है, देख, ये हमारा इक्वेशन होता है करंट का। एक सेकंड बना रहा, करंट का इक्वेशन होता है अपना बेटा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका इक्वेशन है बेटा? यस, करंट का इक्वेशन है। यहां पर आपकी ये जो करंट है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम अगर चेंज होगा तो तेरी करंट की वैल्यू में क्या आ जाएंगे? चेंजेस आ जाएंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया कि करंट जो है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो जाने की अगर तेरा टाइम बदलेगा तो तेरी करंट की वैल्यू बदलेगी। हाँ बिल्कुल बदलेगी। अब सुन, कुछ चीज तू जरा याद कर ले। देख, टाइम क्या क्या सिचुएशन में रखना है। देख, टाइम इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा? t इक्वल टू t/4 रखेंगे तो क्या होगा? t इक्वल टू t/2 रखेंगे तो क्या होगा? t इक्वल टू 3/4t। ओके, और एक और टाइम हम लेते हैं यहाँ पर t इक्वल टू t। देख, t की वैल्यू 0 रखोगे यहां पर तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होती है। तो तेरी करंट कितनी आएगी? 0 वोल्ट आएगी। ठीक है, अब यदि तू t की वैल्यू यहां पर क्या पुट करता है? t/4 पुट करता है। देख, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये ओमेगा t है और t की जगह क्या रखते हो आप? यहां पर t/4 रखते हो। ठीक है, यानी कि आप t/4 की टाइम की बात कर रहे हो। तो 2π की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है 2π/t, तो मल्टीप्लाई में t/4, t से t कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो π/2, और साइन π/2 तेरा होता है 1, यानी कि तेरे को i की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? I0 के बराबर मिलेगी। तो इस तरह से टाइम की सिचुएशन आप याद कर लीजिए। टाइम आपको कैसे लेना है? 0, फिर 0 से कितना लेना है? t/4, t/4 से कितना लेना है? t/2, फिर t/2 से कितना लेना है? 3/4t, और फिर कितना लेना है? t। यानी कि एक टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, फिर बड़ी ही इजीली आप चीजों को निकाल पाओगे। तो देखो इधर, यहां पर मैंने अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ बनाया हुआ है। जब टाइम बेटा तेरा 0 था तो तेरी करंट कितनी थी? 0। और जब तेरा टाइम t/4 हो गया तो तेरी करंट कैसी हो गई? मैक्सिमम। फिर टाइम तेरा t/2 हो गया तो करंट अगेन 0। फिर जब टाइम 3/4t हो गया तो तेरी करंट अगेन मैक्सिमम, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। पहले ऊपर थी अब नीचे हो गई, पहले ऊपर थी अब नीचे हो गई। तो डायरेक्शन क्रिटिकली चेंज होती है एसी में। ठीक है बेटा, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। जनरेटर में जब कॉइल घूम रही है तो
उससे जो दो टर्मिनल के बीच में हमको बिहेवियर दिख रहा है, उस बिहेवियर का ये ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है, ठीक है। इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हम नहीं कर रहे, उस जनरेटर से जो दो टर्मिनल के बीच में हमको ईएमएफ मिल रहा है उसका ग्राफ है ये, ठीक है, वो चेंज कर रहा है भाई साहब। ओके, तो ये पॉजिटिव गई T/4 में और फिर 3/4T में कहां गई, नेगेटिव में चलेगी। यानी कि आपकी जो करंट है वो इस तरह से पीरियडिकली चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज हो जाती है। क्या सर डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है मेरे भाई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देख पहले करंट इतनी थी, मतलब इस टाइम के लिए ये करंट का मैग्नीट्यूड, इस टाइम के लिए ये करंट का मैग्नीट्यूड, इस टाइम के लिए ये करंट का मैग्नीट्यूड और इस टाइम के लिए ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, अगेन डिक्रीज 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 जीरो, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होते होते कितना हो गया, जीरो। तो एक कंप्लीट वन साइकिल में, एक कंप्लीट वन साइकिल में एसी जो होती है वो दो बार आपकी मैक्सिमम होगी, एक बार प्लस डायरेक्शन में, एक बार माइनस डायरेक्शन, और दो बार मिनिमम होगी, जीरो एंड जीरो। सर यहां पर भी तो जीरो है, तीन बार हो रही ना, ये दूसरा वाला साइकिल है, ठीक है। तो एक साइकिल में दो बार जीरो और दो बार क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है बेटा। चमका कि नहीं चमका, बता जल्दी से, चमक गया, बात समझ में आई, तो ये याद रखिएगा ग्राफ बहुत अच्छे से। अब इस ग्राफ को देखकर, ये ग्राफ किससे बना, एक इक्वेशन से बना, उस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसी करंट। तो इक्वेशन ऑफ एसी करंट आप अच्छे से रट्टा मान लेंगे, ये हमने पहले चैप्टर में सीखा है, I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पर I क्या है, I0 क्या है, ओमेगा क्या है, T क्या है, इसको भी थोड़ा जान लेते। देख I का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे मैं पूछता हूं कि 1 सेकेंड पर करंट की वैल्यू बता, तो ये है बेटा I1, 2 सेकंड में बता तो ये है बेटा तेरी, 3 सेकंड में बता तो ये है। तो अलग अलग इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि 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 आई द फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम बदलेगा करंट बदलेगी, टाइम बदलेगा करंट बदलेगी, टाइम डालते जा करंट निकालते जा, टाइम डालते जा करंट निकालते जा। तो करंट की वैल्यू में चेंज आने का पीछे का रीजन क्या है, टाइम में चेंज है, टाइम बदलता जाएगा, करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बदलती। तो ये बदलने वाली जो वैल्यू है वो उसको बोलते हैं आई, और ये एक इंस्टेंटेनियस करंट होती है, जो कि एक इंस्टेंट के लिए होती है, फिर बाद में खत्म हो जाती है। क्लियर है बेटा। तो इसको हमने नाम दिया इंस्टेंटेनियस करंट। क्या नाम दे दिया बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, अब इस आई की वैल्यू किसी ना किसी टाइम के लिए तो मैक्सिमम होगी, हाँ होगी। वो टाइम कितना है, T/4 है। अच्छा, तो T/4 टाइम के लिए जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो उसको बोलेंगे I0, जिसको हमने नाम दिया पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी। समझ में आया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सर ये ओमेगा क्या है, अरे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि तेरा जो कॉइल है जनरेटर के अंदर वो कितनी रफ्तार में घूम रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, वो तेरा ओमेगा है। समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी टर्म्स में इसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है 2π न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/T। तो जैसे ही तू यहां पर 1/T पुट करेगा तो तेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, इसको हटाकर 2π/T आ जाएगा। तो रट्टा मान ले अच्छे से, क्योंकि सवाल तो इसी पर होंगे कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π न्यू या फिर 2π/T। फ्रीक्वेंसी दी हो तो इससे निकाल ले ओमेगा, टाइम दिया हो तो इससे निकाल ले ओमेगा। क्लियर है, चल बढ़िया। यहां पर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा जो होता है, सॉरी न्यू की बात करें, ये जो हमारा जनरेटर होता है, पावर हाउस में जो जनरेटर चलता है उससे जो हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 CPS होती है, यानी कि साइकिल पर सेकंड। और यूएसए की बात करें तो 60 CPS होती है, ठीक है। अब ये वाला जो इक्वेशन है वो साइनोसॉइडल कर्व को बताता है, जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा। और अगर हमारा इक्वेशन कॉस की टर्म्स में हो, काय की टर्म्स में हो, कॉस की टर्म्स में हो, तो आपका जीरो टाइम पर, अरे कॉस जीरो की वैल्यू, जैसे सुन, कोई बात नहीं मैं बताता हूं, देख I = I0 cos ओमेगा टी, T = 0 को जहां पर पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, जीरो साफ, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि I किसके बराबर है, I0। यानी कि जब टाइम जीरो है उस समय तेरी करंट मैक्सिमम है, ये कॉस कहता है। और साइन क्या कहता है, ये टाइम जीरो तेरी करंट कितनी है, जीरो है। तो साइनोसॉइडल कर्व बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा, और कॉस की टर्म्स में लिखोगे तो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा फॉर 1 साइकिल। समझ में आया कि नहीं, बताओ, समझ में आया। चल बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस ध्यान से चीजों को समझते चलिए।
तो ये आपका ग्राफ। अच्छा सर ये आपने करंट के लिए बताया, सर ईएमएफ के लिए क्या होगा? अरे बेटा ईएमएफ के लिए भी सेम होगा, क्योंकि अभी तेरे को बताया इंजन सामने जा रहा तो डब्बा कहाँ जाएगा? उसके पीछे पीछे। तो इंजन क्या होता है? ईएमएफ, ठीक है, आगे ले जाने वाला। डब्बा क्या होता है? करंट, जो उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आती, पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आती। समझ में बात कुछ? तो इसलिए सेम ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर अगर हम यहां पे बात करें तो क्या होगा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, चाहे आप V के टर्म्स में लिखिए चाहे इसको E की टर्म्स में लिखिए। ठीक है बेटा, तो बताइए ये दोनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और चीजें समझ में आ गए, बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमने स्टडी कर लिया, अब हम समझते हैं ये जो हमारी एसी करंट होती है, क्या होती है बेटा? एसी करंट। इसकी हम मीन और एवरेज वैल्यू समझेंगे कितनी होती है। अब एक बार बताओ तुम जरा मेरे को, देखो यार, ये आपकी एसी करंट का ग्राफ है, ठीक है। आपकी एसी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में मैक्सिमम हुई और एक बार मिनिमम हुई, तो इसका एवरेज टाइम, एवरेज निकालोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हम किस तरह से निकालते हैं? एक कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकालते हैं, हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। मीन वैल्यू जो निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं? हाफ, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है बेटा, ठीक है, याद रखना। तो हम किसके लिए निकालेंगे? हाफ साइकिल में। अब हाफ साइकिल में हम लिमिट लगाएंगे 0 टाइम से लेकर t/2, और अगर हम फुल साइकिल में निकालते तो हमको t लेना पड़ता, 0 to t। देखिए 0 t में प्रॉब्लम आपको बताई थी मैंने, करंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो चल सुनो, अब क्या निकालना है? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो देख हमको पता है, क्या पता है? इस ग्राफ का जो इक्वेशन वो क्या होता है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखा है सामने, लिखा। अब हमको क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? फॉर्मूला होता है करंट का। अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट गिवन हो और आपसे करंट देकर करंट पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है I इंस्टेंटेनियस करंट, इसका कर दो आप इंटीग्रेशन और टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको करंट देके करंट पूछे तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज करंट निकालने का, कि इंस्टेंटेनियस करंट का आप इंटीग्रेशन कर दो और जिस टाइम इंटरवल के लिए आप इंटीग्रेशन करोगे उसकी लिमिट लगाओ। जैसे यहां पर हम कर रहे हैं 0 से t/2 के लिए, तो ये लिमिट लगाएंगे 0 से t/2 और यहां पर एलिमेंट देंगे टाइम का, ठीक है। तो नीचे भी कितने का डिवाइड करना है? t/2 का। अगर हम यहां पे बाई चांस लिमिट लगाते 0 से t, तो नीचे भी कितने का डिवाइड करते हैं? t का। लेकिन करंट का बेसिक फॉर्मूला यही होता है। अगर आपको एवरेज करंट निकालनी है, करंट देकर एवरेज करंट पूछे, तो आपको क्या करना है? इंस्टेंटेनियस करंट का इंटीग्रेशन करना है और जितने टाइम इंटरवल के लिए करना है उसका डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज करंट। तो ये तो हो गई भाई फॉर्मूले की बात। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए हमने कैसे किया इसको। तो देखो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि लिमिट लगाएंगे 0 से t/2, ठीक है बेटा। चल अब I की वैल्यू क्या है? ये दे रखी है तेरे को, यहाँ पर पुट कर, यहाँ पर I की वैल्यू को पुट करेंगे। I की वैल्यू कितनी है बेटा तेरी? I नॉट साइन ओमेगा टी, तो जहाँ पर हमने पुट कर दिया I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। और ये कितना था? t/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा t नीचे आएगा बेटा, 2 ऊपर जाएगा t नीचे आएगा, तो 2/t। कोई खास बात नहीं है, केवल I की वैल्यू रखी है, ठीक है बेटा। अब I नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया तेरा, ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया ना, तो ये आ गया तेरा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन किसका होगा? केवल साइन ओमेगा टी का होगा। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, लेकिन हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा इसका, और जहां पर ओमेगा टी आ गया तो ओमेगा टी का अलग से करना होता है। तो जो टी का कोएफिशिएंट होता है उसको हमेशा कहां लगते हैं? डिवाइड में। ये आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा या कैलकुलेशन में पढ़ा होगा, तो मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप याद रख लीजिए, ठीक है। क्या याद रखना है? कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इतना याद रख ले मेरे भाई कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस होता है। अब यहां पर ओमेगा टी है तो टी के साथ एक्स्ट्रा कौन है? ओमेगा, तो नीचे ओमेगा लिख दे। टी के साथ अगर एक्स्ट्रा में 2 ओमेगा होता है तो 2 ओमेगा लिख देगा, 3 ओमेगा होता है 3 ओमेगा, जो एक्स्ट्रा पोर्शन उसको हमको कहां लिखना है? नीचे। अब इस ओमेगा को हमने निकाल दिया बाहर, तो ये आ गया, और इस माइनस को भी निकाल दिया बाहर, तो अंदर केवल तेरा क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी, सही है। अब लिमिट रखो टी के स्थान पर t/2, तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा t/2 माइनस, अब टी के स्थान पर जहां पर 0 रख दो तो ये क्या हो जाएगा? 0, और कॉस 0, ये आ गया।
अरे ये माइनस कहाँ से आया, ये लिमिट लिखते हैं जब अपर लिखते हैं ये आ गई, और फिर लोअर लिमिट लिखने से पहले क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ये वाला माइनस ऑलरेडी बाहर जा चुका है, उसको मत देखना, ये माइनस ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ये जो हमारे फॉर्मूले का माइनस होता है। ठीक है बेटा, चल समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं, अब ये आ गई, ये सिचुएशन हो गई, लिमिट रख गई। अब आपको पता होगा कि ओमेगा की वैल्यू अभी आपको याद कराई थी 2 पाई अपन क्या होती है, टी होती है, और ये t/2 है, तो ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा तेरा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तेरा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर बचेगा cos पाई, और यहाँ पर ये माइनस का 1, और इधर भी हमने ओमेगा की वैल्यू रख दी 2 पाई अपॉन टी, इसकी वैल्यू भी रख दी हमने 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी रखेंगे तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तेरा बचेगा I0 अपॉन पाई। बता यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर चल रहा है एवरेज करंट, ये तेरी एवरेज करंट यहाँ तक आ गई। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है, -1 कितना हो गया, -2, और वो माइनस निकल कर इस माइनस को खा जाएगा, तो ये तेरा आ जाएगा। तो इंप्लाइज करके हाफ साइकिल के लिए तेरी एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज करंट 2I0 अपॉन पाई, कितना होता है 2I0 अपॉन पाई। ठीक है बेटा, और अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं और 2 में डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडेड वाली वैल्यू की आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में I0 गिवन होगा और आपसे एवरेज करंट पूछेगा, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तुरंत आंसर ले आएगा। अदरवाइज इसको तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके कंपेरिजन में तो ये वाली वैल्यू याद रख, क्या वैल्यू होती है जब ये 2 अपॉन पाई को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू होती है 0.637 होती है। ठीक है, और ये कितने टाइम होती है, I0 के 0.637 टाइम्स I0। ठीक है, और अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं 100 का, हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा तेरा इधर रख के पॉइंट, तो यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो ये एवरेज करंट जो होती है 63.7% ऑफ I0। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। नई चीज समझते हैं यहाँ पर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको समझते हैं। देखिए हमारी जो एसी करंट होती है बेटा, कौन सी करंट होती है, एसी। उस एसी करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपको पता है 0 होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एसी है वो हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और आइए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब ये क्या चीज होती है, देखो बेटा, अब हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कि जो भी हम आगे सर्किट पढ़ेंगे उनकी हमको पावर निकालनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I, यानी कि हमको उसमें करंट की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब करंट चाहिए होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें हीट की कैलकुलेशन करनी, तो हीट का फॉर्मूला होता है I² RT, इसमें भी क्या आता है, करंट आती है। और भी बहुत सारी कैलकुलेशन हम जहाँ करेंगे जहाँ पर हमको करंट की वैल्यू की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम बात करें एसी की, तो ये जो हमारी एसी करंट होती है, ये वाली जो एसी करंट होती है, इस एसी की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर हम इसको 10 एम्पियर की करंट देते हैं तो ये कभी भी 10 एम्पियर नहीं है, कभी 0 एम्पियर है, कभी 9 एम्पियर है, कभी 10 एम्पियर है, फिर अगेन 0, इस तरह से उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम आई की कौन सी वैल्यू रखें ताकि हम पावर कैलकुलेट कर सकें, आई की कौन सी वैल्यू रखें ताकि हम हीट कैलकुलेट कर सकें, बर्डन निकाल सकें, तो हमको आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हमने एक मेथड बनाया जिसको हमने एक नाम दिया है रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी। अब आइए समझते हैं इसको कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको इस फॉर्मूले की बात करता हूं, ये कौन सा फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला, बर्डन का फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला है, H = I² RT, ये फॉर्मूला है। यहां पर R और T क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम केवल I की वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो I का हमने किस तरह से निकाला, देखिए जैसे मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं यहां पर AC का, इस तरह से ये मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है बेटा, अब इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इस तरह से करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इस तरह से चेंज हो रही है बेटा। ओके, इस टाइम के लिए करंट की वैल्यू I1 है, इस टाइम के लिए I2 है, इस तरह से अलग अलग टाइम इंटरवल पर आपकी करंट की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो अब हमने क्या किया, इस पूरी करंट का एक साइकिल के लिए, किसके लिए बेटा, एक साइकिल के लिए हमने एवरेज निकाला। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज हम निकालते हैं I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस IN का स्क्वायर, और कितने टर्म्स निकाला, n, तो n कर लिया। और फिर हमने इसको निकालने के लिए इसका रूट ले लिया, क्या ले लिया, रूट। तब जाके जो हमें करंट मिलेगी
उस करंट को हम क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स में? तो उस करंट को हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। सर यहां पर एवरेज में आपने स्क्वायर क्यों लिया? स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में, वर्क डन के फॉर्मूले में क्या आता है? हीट के फॉर्मूले में क्या आता है? स्क्वायर आता है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिया? स्क्वायर लिया है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी होती है, इसको कैसे समझा जाएगा, इसको कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए बड़े एग्जांपल देता हूं, देख जरा ध्यान से। यहां पर दो सर्किट है तेरे पास, एक सर्किट में रजिस्टर लगा है, दूसरे सर्किट में भी रजिस्टर लगा है, लेकिन एक में तेरा डीसी सोर्स है, एक में तेरा एसी सोर्स है। डीसी का मतलब कंटिन्यूअस करंट आएगी, एक ही मैग्नीट्यूड की आएगी, और एसी का मतलब तेरी मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा और करंट बदलती जाएगी। जैसे अगर तू 10 एम्पीयर की करंट देता है तो इस लोकेशन पर जो करंट आ रही है, इस लोकेशन पर जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू कम है, तो इससे कम हीट आएगी इस रजिस्टर के अक्रॉस। ये ज्यादा है, इसकी कंपेयर में ज्यादा हीट आएगी इसके अक्रॉस। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट आएगी, जीरो करंट है, कोई हीट नहीं आएगी। तो इस तरह से ये वाली करंट वेरिएबल वैल्यू के साथ इसको हीट करेगी, और ये वाली करंट एक कंटिन्यूअस या एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसको हीट करेगी। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने 10 एम्पीयर की करंट फ्लो कराई। कितने एम्पीयर की करंट फ्लो कराई बेटा? 10 एम्पीयर की एसी इस रजिस्टर में। और मान ले जहां पर हमने एक बकेट रखी हुई है पानी की, जिसको हमको गर्म कराना है। इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, एक बकेट पानी है, इसको हमको गर्म करना है बेटा। और हमने 10 एम्पीयर की एसी इसको दी, तो ये 10 एम्पीयर आपको पता है कैसे चेंज होगी, 0 to 10, 0 to 10 चेंज होगी। यानी कि कभी 0 करंट आएगी, कभी 10 आएगी, कभी बीच में आएगी। ठीक है, लेकिन काम क्या करेगी? इसको गर्म करने का काम करेगी। तो इसने पानी को गर्म किया, और पानी को गर्म करने में लगभग इसने 30 मिनट का टाइम ले लिया। कितने मिनट का टाइम ले लिया बेटा? 30 मिनट का। अब हम इस रजिस्टर को कितना डीसी करंट दें कि ये सेम बकेट के पानी को गर्म कर दे। ठीक है, तो अब हमने ये सोचा कि भाई ये जो हमने 10 एम्पीयर एसी दी है, इसकी हर टाइम एक वैल्यू तो नहीं है, कम ज़्यादा हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, 10 एम्पीयर डीसी नहीं देते, इसको कम देते हैं, 10 से कम देते हैं। तो हमने इसको सपोज 8 एम्पीयर करंट दी। 8 एम्पीयर करंट दी तो इसने भी अपना काम करना स्टार्ट किया, पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, और पानी को इसने बेटा मात्र 20 मिनट में गर्म कर दिया, जो कि 10 एम्पीयर की एसी 30 मिनट का समय ले रही है। इसका मतलब 8 एम्पीयर की डीसी 10 एम्पीयर से ज्यादा काम करके दे रही है अपन को, और कम टाइम नहीं, काम उतना ही कर रही है, टाइम कम ले रही है। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये करंट से कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, एक काम करते इसको कम कर देते। अब हमने 6 एम्पीयर करंट ले लिया। अब 6 एम्पीयर करंट दिया इसको गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। तो अब देखा कि इसने 40 मिनट का समय ले लिया, यानी कि 10 एम्पीयर की जो करंट थी वो 30 मिनट में बकेट को गर्म करती, एक बकेट पानी को गर्म करती है। और जब 8 एम्पीयर की डीसी देते हैं तो 20 मिनट में करती है, यानी कि 10 मिनट कम लेती है। और अब यदि हम डीसी कम देते हैं तो ये 40 मिनट ले लेती है। तो इसी तरह से हमने ट्रायल एरर करके ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि अगर हम इसको इतनी करंट दी जाए, 6 और 8 के बीच की करंट क्या होती है? 7.07 एम्पियर। अब हमने इसको करंट दी 7.07 एम्पियर। तो इसने भी, डीसी ने भी 30 मिनट में इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। यानी कि 0.707 वाली जो करंट है डीसी, वो उतना ही काम कर रही है जो 10 एम्पियर की एसी कर रही है। यानी कि 10 एम्पियर की जो एसी की जो वैल्यू है वो डीसी की 7.07 एम्पियर की वैल्यू के बराबर है, जबकि वो 10 एम्पियर है, और ये कितनी है? 7.07 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमने ये यहां से डिसाइड किया कि जब भी हमको एसी को मेजर करना होगा तो हम डीसी की एक एवरेज वैल्यू लेकर उससे कंपेयर कर लेंगे, और डीसी से कंपेयर की गई एसी की जो वैल्यू होगी वही तेरी इस सर्किट में फ्लो होने वाली एसी करंट की क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये होता है एवरेज वैल्यू, इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर का। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि आपको 10 एम्पियर हमने जो करंट दी है वो 30 मिनट में गर्म कर रही थी, जबकि 8 एम्पियर की डीसी ओनली 20 मिनट में गर्म कर रही। तो ये कंपैरिजन नहीं हुआ, ये ज्यादा करंट है वो कम है, फिर भी कम समय ले रही है, ये ज्यादा ले रही है। तो हमने ट्रायल एरर करके इतनी करंट ले ली डीसी जो एसी के बराबर काम कर रही है।
और AC कितनी है 10 एम्पियर। तो जाने कि AC हर टाइम 10 एम्पियर नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। तो उसकी मीन वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो मीन वैल्यू हमने DC से कंपेयर करके बता दी, वो कितनी होती है 7.07 एम्पियर होती है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, क्लियर हुआ डाउट आपका, कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ डायरेक्ट करंट which produce the same heating effect in a given resistor as is provided by the given alternating current when passed from the same time। ठीक है बेटा, और इसको डिनोट हम करेंगे IRMS से या भी IV से या फिर I इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है बेटा, इफेक्टिव वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, तो पीक वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू में क्या रिलेशन है, आइए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमको AC का इक्वेशन पता होना चाहिए, वो क्या होता है I = I0 sin ωt। अब हम इसकी कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हैं बेटा, IRMS। तो IRMS वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अभी करंट का फॉर्मूला क्या बताया था कि आपको बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक साइकिल में टाइम कितना होता है, 0 से t होता है, और हम किसका इंटीग्रेशन करना है, इंस्टेंटेनियस करंट का, और यहाँ पर dt, और डिवाइड भी आपको किसका करना है, यस t का करना है। मैंने अभी आपको बताया था लिमिट 0 से t है, तो नीचे भी डिवाइड भी कितना होगा t का। अब इस I की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए बेटा, और तो ये कितना आ जाएगा 1/t, और यहाँ पर I की वैल्यू को हम पुट करेंगे 0 से t I0 sin ωt इंटू dt। अब एक चीज है, आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो हमको यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ा। अरे अभी देखना, अभी बताया था यहाँ इसमें क्या होता है, स्क्वायर, फॉर्मूले का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं जरा, यहाँ पर मैं यहाँ बता ही देता हूँ पहले, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा I² RMS, और यहाँ पर क्या आएगा एवरेज वैल्यू, ये आएगा कि नहीं आएगा बता, ये आएगा कि नहीं आएगा, सही है। तो ये तेरी कौन सी करंट है, ये वाली करंट है I, ये एवरेज, ओके। उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने I की जगह यहाँ पर कितनी I0 sin ωt। ठीक है, और 1/t तेरा यहाँ पर आ गया, क्लियर है। और जो आपने स्क्वायर हटाया था वो स्क्वायर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा I² RMS। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए जहाँ पर हम करते हैं इसको, देखो I² ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालिए बेटा, कितना आएगा I², नीचे कितना चल रहा है t, और लिमिट चल रही है 0 to t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा sin ωt इंटू dt। और ये गलती से ही मत भूल जाना बेटा कि यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओके। अब बस हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए पहले तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए बेटा इसका, कि sin² ωt का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2ωt/2। sin² ωt का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2ωt/2। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपको I² RMS की वैल्यू कितनी मिलेगी, I0 का स्क्वायर अपॉन t, इंटीग्रेशन में 0 to t, और इसकी जगह आ जाएगा 1 - cos 2ωt डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, dt चल रहा है। ठीक है साहब, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अपन एक काम करते हैं, ये जो 1/2 है इसको बाहर निकाल देते हैं। तो I² RMS, तो ये I0² ओपन में कितना आ जाएगा 2t, अंदर क्या बचेगा, 0 से लेकर लिमिट चल रही है t, 1 - cos 2ωt इंटू dt। इसका हमको बेटा इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिमिट क्या है, t में है, और ये कौन सी टर्म्स में दिया है, ओमेगा की टर्म्स में है। तो इसको ओमेगा की टर्म्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, t का 2π/ω, क्या होता है 2π/ω। तो अब एक काम करते हो,
करते हैं कि लिमिट को भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आई स्क्वायर RMS, थोड़ा मैथमेटिक्स से बेटा करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ पर रखेंगे 2, टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये तो हो जाएगा तेरा 4 पाई, और ओमेगा कहाँ चला जाएगा ऊपर 0 2, और टी की जगह कितना रख दिया हमने 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर कितना चल रहा है तेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो जहाँ पर कैपिटल टी था वहाँ पर हमने कैपिटल टी की वैल्यू को पुट कर दिया, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी क्या वैल्यू आ गई, आई स्क्वायर RMS इक्वल टू, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या थी, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई था, क्या था 4 पाई, और अंदर बचा तेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा डी टी। ये था ना भाई, देख ले यही था, आई एम सॉरी, ठीक है सही है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए करते हैं, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, आपको आते ही है। तो 2 ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, देखो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं पहले, तो कैसे कर लेते हैं अलग अलग। तो ये इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो डी टी आएगा 0, ये 2 पाई ओमेगा माइनस ये माइनस 0 2 पाई ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। ओनली डी टी का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा। अब देख ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा टी, लिमिट चल रही है 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसका कितना होगा भाई, इसका हो जाएगा तेरा साइन 2 ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहा है, टी के अलावा 2 ओमेगा आया एक्स्ट्रा, तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 0, और ये ठीक है, ये तेरा इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट रख लो, अब लिमिट रखोगे आप लोग तो क्या आएगी, देखो यहाँ लिमिट रखो 2 पाई अपॉन ओमेगा, फिर माइनस, फिर कितना रखेंगे 0, तो ये इसकी लिमिट रखेंगे, ये माइनस। अब इसकी रखेंगे यहाँ पर देखो साइन 2 ओमेगा, और टी के स्थान में कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 ओमेगा माइनस। अब 0 रखोगे यहाँ पर तो साइन 0 0 ही होता है, तो वो 0 हो जाएगा, ख़त्म। ये ओमेगा से जी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा साइन 4 पाई, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ कितना बच रहा है तुम्हारा आई स्क्वायर RMS इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई में 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर बचेगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई वैल्यू बेटा 0 होती है, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा तेरा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो तेरा आ जाएगा आई स्क्वायर RMS इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ओके। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये मिल जाएगा आई नॉट अंडर रूट 2। अब ये फॉर्मूला बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके लिए आ गया है यहाँ पर, यस आई RMS वैल्यू का, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.707 मल्टीप्लाई आई नॉट, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ओके। परसेंटेज में लिखेंगे तो ये पॉइंट इधर की तरफ खिसक जाएगा, तो आ जाएगा 70.7% ऑफ आई नॉट। तो ये हमने क्या निकाल ली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेटअप स्टार्टिंग का याद रखिएगा, तो आप बड़ी ही इजीली इसको कर पाओगे, 1-2 बार आपको लगाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम EMF के लिए डेरिवेशन करें या वोल्टेज के लिए डेरिवेशन करें तो कुछ नहीं है, सेम थिंग ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको करना है। तो मैं इसी को नोट डाल के लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा, नोट डाल के लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पर V RMS इक्वल टू V नॉट अंडर रूट 2, और ये हमारे बाद में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है। जब हम पावर निकालेंगे ना AC के लिए,
तब ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत काम में आएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको हमेशा VRMS वैल्यू दी रहती है। जैसे मार्केट से आप कोई प्रेस लेने गए, उस प्रेस पर लिखा है 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट AC पर चलेगी। 110 वोल्ट का मतलब क्या है, कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू या VRMS, तो आंसर VRMS वैल्यू। तो जो भी इक्विपमेंट आपके मार्केट से आते हैं वो सारे इक्विपमेंट किस वोल्टेज के होते हैं, VRMS की वैल्यू के होते हैं, ठीक है, ना कि पीक वैल्यू के। क्योंकि AC की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती नहीं है, एवरेज वैल्यू होती है, उसको क्या कहते हैं, RMS वैल्यू कहते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम एक चीज समझते हैं बेटा कि कैन DC अमीटर एंड वोल्ट मीटर मेजर AC। क्या DC अमीटर एंड वोल्ट मीटर से हम AC को मेजर कर सकते हैं, तो आंसर नहीं कर सकते। क्या रीजन है सर नहीं कर सकते, देख मैं बताता हूँ रीजन सुन जरा। जैसे हम बात करते हैं AC की फ्रिक्वेंसी की, तो AC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। अगर हम टाइम का वैल्यू निकाला है, टाइम का फॉर्मूला निकाला, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के टर्म में 1/f होता है। तो यहाँ पर f पुट कर दोगे तो ये कितनी जाएगी, 50, यानी कि एक साइकिल में टाइम कितना है, 1/50 सेकेंड। एक साइकिल में टाइम कितना है, 1/50 सेकेंड। अच्छा, अब यदि हम बेटा हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो हाफ साइकिल में टाइम कितना होता है, T/2 होता है। तो इस फॉर्मूले में जरा T/2 रखना, जरा यहाँ पर तुम T/2 रखोगे, ये वाला टाइम रखोगे T/2, तो यहाँ पर भी 2 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना टाइम आ जाएगा, 1/100 सेकेंड। यानी कि आपकी जो AC होती है वो T/2 टाइम के लिए, T/2 टाइम का मतलब होता है 1/100 सेकेंड, मतलब इतने कम टाइम के लिए एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है और इतने ही टाइम के लिए दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। यानी कि आपके घर का जो बल्ब है वो 100 बार जलता है और 100 बार बुझ जाता है, इतने कम टाइम के लिए। लेकिन ये टाइम ही इतना कम है कि कंटिन्यूसली आपको वो जलता हुआ दिखते रहता है, कंटिन्यूसली वो जलता आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। अब इस टाइम, और अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट है, वोल्ट मीटर है, आमीटर है, ये जो भी इक्विपमेंट है, अब इस इक्विपमेंट को क्या करना है, इसकी निडल को मटकना है, डिफ्लेक्ट करना है। तो इतने टाइम के लिए उसको डिफ्लेक्ट करके इधर जाना है और फिर इतने टाइम के लिए डिफ्लेक्ट करके इधर जाना है। लेकिन ये बेटा ये टाइम इतना कम होता है कि जब तक वो इधर जाए तब तक दोबारा से दूसरा वाला साइकिल आ जाता है। मतलब जब तक करंट आपकी इधर जाती है ना, इतने टाइम में करंट इधर जाती है, तब उससे पहले ही आपका ये वाला टाइम आ जाता है। कौन सा वाला, इधर वाला। तो आपकी ये जो निडल है वो इधर उधर नहीं जा पाती, वहीं स्ट्रेट रहती है, ऐसे फड़फड़ाती रहती है, हिलती रहती है थोड़ी थोड़ी ऐसे, क्योंकि टाइम इतना कम है, ना इधर जा पा रही ना इधर जा पा रही है। क्योंकि जितने टाइम में इधर जाएगी उससे पहले ये वाला टाइम आ जाएगा, तो क्या करे, कहाँ जाए, बीच में खड़ी रहती है। तो आपके जो DC के जितने भी इक्विपमेंट हैं, उन इक्विपमेंट से आप कभी भी AC का मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, AC का मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो सर AC तो हमको नापनी है, कितने वोल्ट की आ रही है, कितने एम्पियर की आ रही है, सर नापनी तो है, तो कैसे नापेंगे। तो AC को मेजर करने के लिए, उसके लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो इक्विपमेंट होते हैं हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, और अगर किसी कंडक्टर में आप हीट फ्लो कराओगे तो वो गर्म होगा, चाहे आप DC कराओ तो भी गर्म होगा, AC कराओ तो भी गर्म होगा। अब हमने DC करंट फ्लो कराई, ज्यादा गर्म हो गया, तो हम कहेंगे कि इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, ज्यादा वोल्टेज। बात कर रहे थे कि अगर हम AC करंट को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। क्योंकि ये किस पर बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। और हीटिंग इफेक्ट में अगर आप किसी रजिस्टर में अगर आप DC फ्लो कराओगे या आप AC फ्लो कराओगे, तो DC जाएगी तो भी इस रजिस्टर को गर्म करेगी, AC जाएगी तो भी इस रजिस्टर को गर्म करेगी। लेकिन हमको AC मेजर करना है, तो हमने AC फ्लो करा दी इसमें, इस रजिस्टर में, उसने उसको हीट किया, और हीट करके अब वो हीट करने का तरीका क्या होता है AC का, एक बार इधर को हीट करेगी, फिर एक बार इधर को हीट करेगी, चाहे इधर से मार चाहे उधर से मार, गर्म तो उसको होना ही पड़ेगा। अगर बेटा ज्यादा गर्म हो गया तो हम कहेंगे कि ज्यादा एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, कम गर्म हो गया तो हम कहेंगे कम एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पर हम AC और DC का मेजरमेंट करते हैं। तो उसी टाइप के इसमें आमीटर और वोल्टमीटर बनाने पड़ते हैं। जो DC वाले आमीटर वोल्टमीटर वो इसमें काम में नहीं आते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखना कौन से आमीटर होते हैं, हॉट एमीटर, हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर। अब मैं समझता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अभी तक हमने DC को रजिस्टर में फ्लो कराया,
कैपेसिटर में फ्लो कराया, इंडक्टर में फ्लो कराया, तो उसका बिहेवियर देखा क्या था होता है। अब हम एसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम एसी सर्किट की स्टडी करेंगे। तो एसी सर्किट में आपके 3 तरह के सर्किट होते हैं। एक तो रजिस्टर सर्किट होता है, एक इंडक्टर सर्किट होता है और एक कैपेसिटर सर्किट होता है। तो पहले हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें ओनली रजिस्टर हो और एसी सोर्स लगा हो। फिर हम दूसरा सर्किट बनाएंगे जिसमें इंडक्टर हो, एसी सोर्स लगा हो। फिर तीसरा सर्किट बनाएंगे जिसमें कैपेसिटर हो और आपका एसी सोर्स लगा हो। तो आइए पहला सर्किट हम स्टडी करते हैं, जिसका नाम है एसी सर्किट विथ रजिस्टर ओनली रजिस्टर। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर आपका ये रजिस्टर हमने लगा के रखा है। यहां पर क्या लगा के रखा है बेटा? रजिस्टर। ये रजिस्टर लगा के रखा है, ओके। और इसके अक्रॉस हमने क्या लगाया है? एसी वोल्टेज, जिसका इक्वेशन अभी आपको बहुत अच्छे से रटवा दिया था, V = V0 sin ओमेगा टी होता है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस वोल्टेज को लगाओगे तो जैसी वोल्टेज वैसी करंट, जैसी वोल्टेज वैसी करंट, तो इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी? एसी करंट। तो हम कहेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर। तो जितना वोल्टेज लगाया वो सारा का सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा बाय ओम्स लॉ। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? ओम्स लॉ से I × R। और लगाया कितना है तूने? V। इस V की वैल्यू कितनी है? V0 sin ओमेगा टी, तो वो यहां पर पुट कर दी। और ये I × क्या है? R है। हमें करंट का इक्वेशन बनाना है कि जब हम ऐसा वोल्टेज लगाते हैं तो करंट कैसी जाती है। तो यहां से R को कहां फेंकोगे बेटा? इसके नीचे फेंकोगे। तो V0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? R, ओके। ये आ जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब आपको पता होगा बेटा कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? करंट होता है। लेकिन ये पीक वोल्टेज है और डिवाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, तो आपको पीक करंट मिलेगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? I0 = V0 / R, पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? I0। ये आ गया I0। तो अब आपके सामने बेटा ये आपका वोल्टेज का इक्वेशन है और ये आपका करंट का इक्वेशन है। अब जरा एक चीज ध्यान सुनना, ये जो इक्वेशन में पीछे लिखा है इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। इसका फेज देखिए और इसका फेज देखिए, दोनों का फेज सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पर आपका एसी वोल्टेज मैक्सिमम होगा, सेम उसी टाइम पर आपकी एसी करंट भी कैसी होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। तो अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए 0 टाइम और फिर T/4 टाइम और फिर T/2 टाइम, फिर 3/4T टाइम और फिर T टाइम। तो एक साइकिल के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको पता होगा कि 0 टाइम पर साइन की वैल्यू कैसी होती है? 0 होती है। T/4 टाइम पर मैक्सिमम होती है, T/2 टाइम पर 0 होती है, 3/4T टाइम पर उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है और T टाइम पर अगेन 0 होती है। तो आपका जो करंट का इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन होगा वो किस तरह का बनेगा? देखिए, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इस कलर से मैंने ये बनाया, ये वाला, ये किसका इक्वेशन है? वोल्टेज का इक्वेशन है। तो जब आपकी वोल्टेज मैक्सिमम है ठीक उसी टाइम पे आपकी करंट भी मैक्सिमम है। जब आपकी वोल्टेज 0 है ठीक उसी टाइम पे करंट भी 0 है। फिर वोल्टेज मैक्सिमम है उल्टी डायरेक्शन में तो करंट भी मैक्सिमम है उल्टी डायरेक्शन में। तो ये सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बेटा इस सर्किट में ये याद रखना है कि जब आपका एसी सर्किट में अगर ओनली रेजिस्टेंस लगा हो, प्योर रेजिस्टेंस लगा हो, तो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। फेज डिफरेंस जो होता है वो कैसा होता है? 0। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट भी मैक्सिमम है, जिस समय करंट 0 उस समय वोल्टेज भी 0 है। अगर हम इसका ये हमने जो ग्राफ बनाया है बेटा इसको बोलते हैं वेव ग्राफ। एसी सर्किट का वेव ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वेव बनाई है। क्या हम इसका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं? तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाली वैल्यू लेते हैं इसकी, कौन सी? V0 वाली और I0 वाली। तो ये हमने देखो इसका फेज कितना है? ओमेगा टी, मतलब ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो ये आपका एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया। तो इस एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर आपका क्या है? V0 वेक्टर है। और इसी एक्सिस से इसका फेज भी सेम है तो इसका वेक्टर भी कितना होगा? I0 होगा। तो दोनों सेम फेज में है तो दोनों के वेक्टर एक ही डायरेक्शन में बनेंगे। और अगर आप यहां से एक नॉर्मल डालते हो तो इस वेक्टर का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, देखो ये क्या है? यहाँ पर कोई एंगल नहीं है लेकिन यहाँ पर एंगल है, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? इस I0 का I0 साइन ओमेगा टी आएगा। और ये I0 का साइन ओमेगा टी आ रहा है, जाने कि ये हमने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है। अरे भाई तेरे को पता तो होगा ना, कंपोनेंट मेथड, जहाँ एंगल नहीं होता वहाँ पर साइन आता है, जहाँ एंगल होता है वहाँ पर क्या आता है? कॉस आता है। तो अब इधर की बात कर रहे हैं तो इधर कितना आ रहा है तेरा? साइन ओमेगा टी, मतलब तेरा
ये ग्राफ बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहां से अगर आप जो नॉर्मल डालोगे तो ये बीच में जो आपको वैल्यू मिलेगी इस आई नॉट वैक्टर की, जो बीच में ये अलग अलग टाइम पर जो वैल्यू मिलेगी ये तेरी इंस्टेंट वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट। उसी तरह से इस वोल्टेज की जो वैल्यू मिलेगी वो इंस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी। ठीक है, तो ये किसका फेजर डायग्राम बन गया? यस, आर का फेजर डायग्राम बन गया। ओके, तो आपको दो चीजें याद रखनी है इसमें, एक तो इसका ग्राफ याद रखना है और फेजर डायग्राम याद रखना है, और साथ ही आपको पता होना चाहिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आर वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं एसी सर्किट विथ इंडक्टर ओनली। अब आपका जो एसी सर्किट है उसमें ओनली क्या है? इंडक्टर है। ठीक है, तो ये तेरा इंडक्टर लगा है। अब इंडक्टर का काम क्या होता है? जब भी हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो ये उसको अपोज करता है। ओके, तो हमने वोल्टेज सप्लाई दी इतनी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इतनी वोल्टेज सप्लाई दी। अब जैसा वोल्टेज वैसी करंट फ्लो होगी, तो ये उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अपोज करता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल, वो कितना है तेरा? ई। इस ई का फॉर्मूला ये होता है बाय फैराडे सेकंड लॉ, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एल क्या होता है? इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है बेटा, यहाँ पर माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अगर वोल्टेज इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? तेरा ईएमएफ होगा, बस और कुछ नहीं है। तो हम ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगी ई की वैल्यू। अब हमने क्या किया? इस एल को नीचे फेंक दिया इसके अपॉन में और डी टी का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी इक्वेशन किस तरह की बन जाएगी बेटा? आपकी इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की, देखो जरा, इस तरह की बन जाएगी डी आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बेटा हम दोनों साइड का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, ये देखो। अब डी आई का इंटीग्रेशन कितना होता है? आई होता है बेटा। वी नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट, तो जितना बाहर आ जाएगा ये बचेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस ओमेगा टी, और टाइम के साथ ओमेगा तो ओमेगा कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। ये माइनस को हमने यहाँ पर रख दिया, देखो यहाँ पर रखा है, और ये ओमेगा नीचे आ गया। क्लियर है बेटा? तो ये टर्म्स इस तरह से लिख दी। अब एक फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई वन टू माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, तो ये आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस है उसको अंदर भेजना है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, यानी कि ये वाला माइनस उसके एंगल में चला जाता है। तो बेटा ये वाला माइनस जब इसके एंगल में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सही है, तो चल, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। आ जा, तो देख ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अरे ये इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, जो उधर आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसका माइनस अंदर चला जाता है। मैथमेटिक्स है यार, ये क्या चीज़ है? मैथमेटिक्स। ओके, अब ये जो चीज़ है एल इंटू ओमेगा, इसको हम बेटा एक नाम देते हैं। इसको हमने नाम दिया है एक्सएल, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, अब इसकी जगह हमने एक सिंबल रखा है एक्सएल, तो इसकी जगह आ जाएगा तेरा एक्सएल, और ये जैसा का तैसा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। वोल्टेज डिवाइडेड बाय, वोल्टेज की डिवाइड में जो चीज होती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। भला ही यहाँ पर उस रेजिस्टेंस का नाम अलग हो, लेकिन है तो रेजिस्टेंस, और वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट। तो ये तेरे को क्या देगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई नॉट। तो एल वाले सर्किट में ये वोल्टेज का इक्वेशन है और ये तेरी करंट का इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से विजुलाइज करेंगे तो इसके इक्वेशन में फेज है ओमेगा टी और इसके इक्वेशन में फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी कि तेरा एल वाले सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो करंट से आगे होता है। क्या होता है? लीड करता आगे, आगे होता है पाई बाई टू। कितना फेज आगे होता है? पाई बाई टू। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे बेटा? तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ मैं आपको समझाता हूं। इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। ओके बेटा, जरा आ जाइए अगले पन्ने पर समझते हैं। चलिए, यहां पर मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो आपका जो करंट का इक्वेशन है वो कितना है बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सही है। वोल्टेज का इक्वेशन कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। सही है, यानी कि ओमेगा टी से पाई बाई टू करंट पीछे है। तो देख, ये तेरा वोल्टेज का इक्वेशन है, ये ऐसे गया, वोल्टेज का ग्राफ गया। ठीक है, लेकिन जब तेरा वोल्टेज पाई बाई टू पर पहुंचा उस समय तेरी करंट कितनी थी? जीरो। कितनी थी? जीरो। और जब तेरा वोल्टेज पाई पर पहुंचा उस समय तेरी करंट क्या हो गई? मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्या मैं बता रहा हूं,
बेटा ये आपने क्लास 11 में ऑसिलेशन के चैप्टर में फेजर डायग्राम में आपने स्टडी किया होगा, तो वही चीज मैं बेटा आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि बेटा जब तेरा वोल्टेज जीरो है, देखना यार साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो तेरा वोल्टेज कितना आएगा, जीरो। और T/4 टाइम पर तेरा वोल्टेज कैसा होता है, यस मैक्सिमम होता है, मतलब तेरा मैक्सिमम है। लेकिन T/4 टाइम पर ये तेरा कैसा है, जीरो है, ये तेरा कैसा है, जीरो है, क्योंकि सीधा सीधा यहां पर हमको दिख रहा है कि आपकी जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे है, और माइनस है इसका मतलब वो π/2 पीछे। कुछ भी बोलो, आपकी जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 पीछे है या फिर वोल्टेज आगे है। तो पीछे के लिए हम ग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं, कितने से, यहां से। तो ये किसका ग्राफ बन गया, करंट का ग्राफ बन गया, और ये किसका ग्राफ हो गया, वोल्टेज का। ठीक है बेटा, ओके, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। अब इसका फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर वोल्टेज लिया है, यहां पर हमने करंट लिया है। ठीक है बेटा, तो देख ये वोल्टेज का वेक्टर बना दिया हमने, ठीक है, इस तरह से वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है, और ये वाला एंगल कितना है, ω t, जो कि ω t हमने दिया था। अच्छा, अब आपकी जो करंट है वो π/2 पीछे है, तो अब उसको हमने इस तरह से इसका वेक्टर बनाया इधर की तरफ, और ये एंगल कितना है तेरा, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा तेरा π/2 माइनस ω t। अरे ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल तेरा ω t है और ये तेरा 90 है, तो ये कितना होगा, π/2 माइनस ω t। लेकिन ये नीचे की तरफ इसलिए माइनस का साइन आएगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये सिचुएशन आ जाएगी तेरी। ठीक है, तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, किसका, इंडक्टर का। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सर्किट आता है आपका एसी सर्किट। अब इस एसी सर्किट में आपका यहाँ पर कैपेसिटर लगा है और यहाँ पर हमारा वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसमें करंट फ्लो कराई, तो कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है और कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तो कितनी करंट लेता है, वो इंस्टेंटेनियस करंट होती है, वो कितनी होती है, I = dq/dt। ओके, ये Q जो है वो चार्ज है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C × V। C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, V वोल्टेज। ओके, तो ये CV किसकी जगह रख देंगे, Q की जगह रख देंगे, तो कितना आ जाएगा तेरा, CV आ जाएगा। C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ गया, अंदर क्या बचेगा, dV। अब V की वैल्यू कितनी होती है, V0 sin ω t, तो यहाँ रख दो, ये आ गया। V0 तेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, ये आ गया। कितना बचेगा अपना, sin ω t बचेगा। सही है। अब sin ω t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sin ω t का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा cos ω t, ओमेगा cos ω t। ये आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए, नहीं आते तो भैया याद तो करने पड़ेंगे। समझ नहीं बात। अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसमें मैं बहस ज़्यादा नहीं करूँगा। क्लियर है बेटा। तो sin ω t का क्या होता है, ओमेगा cos ω t। अब C × ओमेगा को हम नीचे की तरफ ले गए, तो ये इस तरह का बन गया 1/ωc। इसको हम यहाँ पर एक नाम देंगे, इसको हम यहाँ पर नाम देंगे, तो इसको हमने एक नाम दिया है, यस, इसको हमने नाम दिया है, कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है, देखिए 1/ωc को हम बोलते हैं काई C। दिस इज कैपेसिटर रिएक्टेंस। पिछले वाले केस में काई L जो था वो क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, एक कैपेसिटर के लिए होता है और एक इंडक्टर के लिए होता है। तो ये क्या है आपका कैपेसिटर रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, काई C = 1/ωc। काई C = 1/ωc। ठीक है, यानी कि आपका रिएक्टेंस ओमेगा पर डिपेंड करता है, चाहे इंडक्टिव हो चाहे आपका कैपेसिटर हो। क्लियर है बेटा। यानी कि ओमेगा चेंज होने से एक्स की वैल्यू में क्या जाते हैं, चेंज आ जाते हैं। यानी कि ये एक्स सी जो है वो एक तरह का अपोजिशन है। ज्यादा ओमेगा तुम दोगे, ज्यादा फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज यहां पर दोगे, तो अपोजिशन का क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ये बात याद रखना। ओके, तो एक्स सी को यहां पर अपोजिशन कहा जाता है और एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/ωc। तो अपोजिशन दोनों दो तरह के होते हैं, एक एक्सएल होता है और एक एक्ससी होता है। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसकी जगह तो हमने डिसाइड कर लिया कि काई सी लिखेंगे, तो ये काई सी आ गया। इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो अच्छा, अभी नहीं बोला इनने, इसको चेंज कर लिया, चलो ठीक है। cos ω t है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin π/2 + थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे तो ये आ जाएगा। अब प्लस में आगे लेके आप पीछे लेके बात एक ही है। ओके, और इसको हमने क्या बोल दिया,
आई नॉट बोल दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट और इसको आगे पीछे करके लिख दिया। अब जरा इसको देखिए, ये वाले इक्वेशन को देखिए नंबर 1 को और इसको देखिए। तो सी वाले सर्किट में आपका जो फेज है वोल्टेज का वो ओमेगा टी है और करंट का जो फेज है वो कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि सी वाले सर्किट में आपकी जो करंट होती है वो पाई बाई टू आगे होती है, ठीक है, पीछे नहीं होती, आगे होती है। उसका ग्राफ कैसा होगा सर? तो ग्राफ अभी दिखा देते हैं आपको, ग्राफ अभी दिखा देते हैं बेटा, ग्राफ कैसा होगा उसको अभी दिखा देते हैं। देखिए ये ग्राफ मैंने उसका बनाया हुआ है। तो अब आपकी करंट आगे हो गई और वोल्टेज क्या हो गया पीछे। तो अगर बेटा अगर हम वोल्टेज को यहां से जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो टाइम पर जब तेरा वोल्टेज जीरो है तो उसी टाइम पर करंट पाई बाई टू आगे थी, यानी करंट तेरी यहां होगी। और जब तेरा वोल्टेज मैक्सिमम होता है उस समय तेरी करंट क्या होगी? मिनिमम होगी। जब तेरा करंट उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है उस समय तेरा वोल्टेज क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये किसका ग्राफ है? करंट का। और ये येलो कलर का दिख रहा है ये किसका ग्राफ है? वोल्टेज का। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ग्राफ आप याद रखिएगा, थोड़ा रफ्तार में बताएंगे बेटा, वन शॉट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देख ये तेरा वोल्टेज का वेक्टर है और नॉर्मल डाल देगा तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिल जाएगा। ये एंगल कितना है तेरा? ओमेगा टी। ठीक है, अब इससे ये पाई बाई टू आगे है, पाई बाई टू आगे मतलब यहाँ पर ये वेक्टर आएगा और ये कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 90। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल आ जाएगा? पाई बाई टू प्लस दिस ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना हो गया? पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया? किसका फेजर डायग्राम बन गया बेटा? ये आपका फेजर डायग्राम बन गया, यस, सी वाले सर्किट का। तो फिर से सुनिए, आर वाले सर्किट में कैसा फेज होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। एल वाले सर्किट में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है। कितनी पीछे होती है पूछेगा तो पाई बाई टू बता देना। अच्छा, सी वाले सर्किट में करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। कितना आगे होता है? तो पाई बाई टू आगे होता है। क्लियर है बेटा? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुन ले। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो एफ की वैल्यू डाल देगा तो जी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब तेरे पास फॉर्मूला है एक्स से एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि जहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो जीरो का किसी में डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है, यानी कि डीसी के लिए तेरा जो एक्स होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो यानी कि तेरा जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस तू डीसी लगाएगा। क्या लगाएगा? डीसी लगा देगा। डीसी मतलब एक ही एम्पलीट्यूड वाली लगा देगा डीसी। तो ये उसको नहीं जाने देगा, उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ये किसको जाने देगा? यस, ओमेगा को जाने देगा। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसी वाली करंट को ये अपने में से जाने देता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है उसकी करंट को नहीं जाने देता। तो याद रखना, डीसी नॉट अलाउड इन कैपेसिटर बट एसी अलाउड इन कैपेसिटर। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अब हम समझते हैं एल सी और आर से कंबाइन सर्किट, यानी कि अब हम पढ़ेंगे एल सी आर सर्किट। तो अब हम अपनी 15वें नंबर की स्लाइड पर आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर बड़ा है बेटा, समय तो लगेगा समझाने में। तो आइए हम समझते हैं अगला इंपॉर्टेंट सर्किट एल सी आर सर्किट। तो यहां पर हमारा आर, एल और सी तीन एलिमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, और जहां पर हमने एसी सप्लाई दे रखी है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वी आर, इसके अक्रॉस आएगा वी आर और इसके अक्रॉस आएगा वी सी। ठीक है, तो चल ओम्स लॉ से इनके वोल्टेज निकालते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस आर कितना होगा? आई इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस सी कितना होगा? आई इंटू एक्स सी, क्योंकि उसका पोजीशन क्या होता है? एक्स सी होता है। वोल्टेज अक्रॉस एल वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी और एक्सएल की कितनी होती है? ओमेगा एल। तो ये तो सब हमने क्या निकाल लिया बेटा? वोल्टेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा? वोल्टेज निकाल ली। समझ में आई बात? इसमें कोई खास बात नहीं है। अब वोल्टेज और करंट का आपस में ग्राफ हमको दिखाना होता है फेजर। तो देख इस लाइन पर देखना जरा, मैं इधर बना के दिखाता हूँ। ये लाइन पर हमने क्या ले लिया? करंट ले लिया। यहाँ पर वी एल हो गया तेरा और यहाँ पर हो गया वी सी हो गया। अब तुम्हें क्या पता है बेटा? तुम्हें ये पता है कि आर वाले सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होता है। सही है। एल वाले सर्किट में करंट आगे होती है, सॉरी वोल्टेज आगे होता है करंट से पाई बाई टू, और सी वाले सर्किट में करंट आगे होती है पाई बाई टू। सही है। अच्छा, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा वी एल माइनस वी सी। क्या मिल जाएगा बेटा? वी एल माइनस वी सी। यानी कि इनको सॉल्व किया तो वी एल माइनस वी सी आ गया। अब ये वी एल माइनस वी सी वी आर के साथ रिजल्टेंट बनाएगा, उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज। और ये रिजल्टेंट वोल्टेज का करंट के साथ जो फेज होगा उसको हम बोलेंगे फाई। क्या बोलेंगे बेटा? फाई।
उसी चीज को मैंने यहां पर बनाया हुआ है, देख सकते हो आप। ये I है, इधर VL है और यहां पर क्या है VC है। ओके, तो पहले हमने इस बड़े वाले वोल्टेज में छोटे वाले वोल्टेज घटाया तो इतना हिस्सा हमें मिल गया, और ये वाला वोल्टेज इस R के साथ जो रिजल्टेंट बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, V बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या निकालना है बेटा, इस रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है कि ये रिजल्टेंट वोल्टेज कितना। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सुन, कुछ नहीं है, आपने वेक्टर के चैप्टर में रिजल्टेंट निकालने का तरीका सीखा है। तो देख क्या होता है, V का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट लगा दी तो स्क्वायर कहां से आ जाएगा अभी, V बराबर ऐसे आएगा। तो क्या होता है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करोगे, VR की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ये दी है, तो कितनी आ जाएगी, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I XL माइनस I XC का होल स्क्वायर। सही है, इन सब में से I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर का कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये तेरा जो वोल्टेज का इक्वेशन आ गया। ये बेटा किसका इक्वेशन आ गया, वोल्टेज का। कोई खास बात नहीं है बेटा इसमें, ठीक है, बिल्कुल इजी है, याद कर लो। वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, I अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे इम्पीडेंस। क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस। L, C और R तीनों मिलके कितना अपोजिशन करंट के रास्ते में डालते हैं उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किस इक्वेशन की बात कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहां से I को नीचे फेंक दो, तो V अपॉन I, और इधर कितना आ जाएगा अंडर रूट में, यस, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और V अपॉन I मतलब रेजिस्टेंस, और जहां पर अपोजिशन कितना है, R, L और C के कारण है, उसको हमने नाम दिया इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस के लिए हम यूज करते हैं Z। क्या यूज करते हैं, Z। और ये Z किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो ये आपको Z का फॉर्मूला यहां पे याद कर लेना है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। अब इसमें हम निकालते हैं बेटा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए देख, ये ग्राफ है, ये BL माइनस BC है, तो ये भी कितना होगा तेरा, BL माइनस BC होगा। ठीक है, तो यहां पर tan phi लगा दें। तो tan phi का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, I इंटू XL, I इंटू XC, और यहां पर I इंटू R। I कॉमन निकल कट जाएगा, कितना बचेगा, tan phi इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। और अगर आप इनकी वैल्यू रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। तो ये आपको क्या मिल गया, फेज डिफरेंस। तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा, फेज डिफरेंस का। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, LCR सर्किट में, यस, R का। और ये किसका फॉर्मूला है, वोल्टेज का। ये 3-4 चीजें, और ये ग्राफ एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब अगली चीजों की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है बेटा, रेजोनेंस क्या होता है, समझते हैं रेजोनेंस। ये हमारी छुटिया है, जिसको ये छुटुआ झुला रहा है, क्योंकि सावन का महीना आ गया है, इसलिए छुटिया को झूला झुला रहा है। अच्छा, अब ये जो झूला होता है, इसके झूलने की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो ये 1 सेकंड में 10 बार झूलता है। कितनी बार झूलता है, 10 बार। तो चाहे ज्यादा धक्का दे तब भी 10 बार झूलेगा, और कम धक्का दे तब भी 10 बार झूलेगा। क्योंकि 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 फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है L पर। अगर आप इसकी लेंथ नहीं बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। तो ये 1 सेकंड में 10 बार होना, 20 बार होना, 50 बार होना, 1 सेकंड में होना, और हर बार कम फोर्स हो तो भी उतना ही होना, ज्यादा फोर्स हो तो भी उतना ही होना, ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके,
अब मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, यहां पर जरा ध्यान से देखना बेटा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी में क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब तुम ये झूल रहा है, अब तुम क्या करते हो, उस पर एक अप्लाइड फोर्स लगाते हो और उसकी फॉर्मूला होता है V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अभी जिस फ्रिक्वेंसी झूल रहा है वो मान ले ओमेगा आर है, तूने ओमेगा 1 की इस पर वोल्टेज लगा दी, मतलब फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो जाने कि पहले ये पर सेकंड 10 साइकिल लगा रहा था, अब तू इसको 15 करवाना चाहता है। कितना करवाना चाहता है? 15। ये वाली फ्रिक्वेंसी थी इसकी नेचुरल, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी। अब इसको तू क्या करना चाहता है? अप्लाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो ये क्या करेगा झूला? ये झूला इनर्शिया के कारण इतनी फ्रिक्वेंसी रखना चाहता है, लेकिन तू बदलना चाहता है, उसकी इनर्शिया को चेंज करना चाहता है, तो वो अपोज करेगा। तो वो 15 करना चाहोगे तो उसको अपोज करेगा और अपोज करके 15 हो जाएगा। ठीक है साहब, अब मान ले तू ऐसी वोल्टेज लगाता है जिसका इक्वेशन है V = V0 sin ओमेगा 2t। ये 10 तो थी, ये 5 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 5। तो अब ये 10 नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, अब तू उसको 10 से नहीं घूमने देना चाहता, तू 5 से। तो अब फिर से तू उसके एनर्जिया को चेंज करना चाहता है, वो 10 में रहना चाहता है, तू 5 लाना चाह रहा। पहले तू 10 में रहना चाह रहा था, वो 15 करना चाह रहा था, अब 10 में है, अब तू उसको 5 करना चाह रहा है, तो ये फिर से उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो बेटा नेचुरल फ्रिक्वेंसी को बदल कर आप बढ़ाते हो तो वो अपोज करेगा अपनी इनर्शिया के कारण। नेचुरल फ्रिक्वेंसी को अगर आप हटाकर कम करना चाहते हो तो भी अपोज करेगा। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस पर वो अपोज नहीं करेगा? हाँ, ठीक समझ रहा है। अगर मैं इस पर ऐसा अप्लाइड फोर्स लगा दूं जिसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो ये अपोज नहीं करेगा, बल्कि मेरी हेल्प करेगा। ये झूला जो छुटिया को झूला झुला रहा है, तो अब अगर आपने सेम फ्रिक्वेंसी का इस पर फोर्स लगा दिया तो अब ये झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा बेटा। क्या बढ़ जाएगा? एम्पलीट्यूड। अब ये झूला बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत नीचे आएगा। समझ बात? तो जब आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर का फोर्स लगा दोगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और अपोजिशन कम हो जाएगा। अगर ये बात तेरे को चमक गई सिंपल लैंग्वेज में, तो तेरे को इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वही चीज जहां पर है, देख बेटा, वही चीज जहां पर है, देख। ये तेरा LCR सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा? तेरा LCR सर्किट है। दूसरा पेन ले लेता हूं उसमें जो सही से देखे। ये तेरा LCR सर्किट, ठीक है। अब इस LCR सर्किट की एक फ्रिक्वेंसी है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अभी उसका मैं फॉर्मूला आपको करके बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर आपने बहुत सारे वोल्टेज के सिग्नल दिए, एक दे दिया E1 का, दे दिया E2 का, दे दिया E3 का, दे दिया। एक की फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 है, एक की ओमेगा 2 है, एक की ओमेगा 3 है, सही है। अब मान ले तेरी सर्किट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ओमेगा आर। कितनी है? ओमेगा आर। अगर इनमें से जो भी सिग्नल ओमेगा आर के बराबर होगा, उसके लिए तो इस सर्किट का अपोजिशन कम होगा, बाकी सबके लिए क्या होगा? ज्यादा। और जिसके लिए कम होगा यानी कि उसकी करंट को ये अपने सर्किट में बनाएगा और उसके कारण जो भी तूने इनपुट दिया है वो आउटपुट में नजर आएगा। जैसे तुमने सोनी चैनल देखना है टीवी में, तो तुम स्विच दबाओगे सोनी का, तो तुम क्या कर रहे हो? अपने रिमोट से अपने टीवी में लगे LCR की सर्किट की फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर रहे हो। ट्यून मतलब मैच कर रहे हो, रेजोनेंस कर रहे हो। मैच करना, रेजोनेंस करना, मैच करना, रेजोनेंस करना। तो वो सोनी चैनल को वहां पर अप्लाई कर देता, टीवी में दिखा देता है। ये होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस, ठीक है। तो जब आप कोई वोल्टेज दे रहे हैं, बहुत सारे ढेर सारे वोल्टेज आ रहे हैं, उनमें से एक वोल्टेज ऐसा होगा जो हमारे LCR सर्किट से मैच कर जाएगा, उसकी वो ज्यादा करंट बना देगा, उसके लिए अपोजिशन 0 हो जाएगा और वो सर्किट में आउटपुट उसका मिल जाएगा। ये तो होता है। हमारे मोबाइल में क्या होता है? सिम कार्ड होता है। जब हम अपने मोबाइल का नंबर डायल करते हैं तो हमारे बेल बजती है, और अगर हम रॉन्ग नंबर कर देंगे तो हमारे मोबाइल में बेल नहीं बजेगी। पता है ना आपको? ठीक है। अब थोड़ा सा अपोजिशन की बात कर लेते हैं। ये तो समझ गए फिनोमेना। जेड क्या होता है? LCR सर्किट का अपोजिशन होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब हमारे सर्किट में आर तो तेरा रजिस्टर है, L और C, इनकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इन्हीं की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज। तो हमने इनकी वैल्यू को इस तरह से सेट किया कि XL और XC की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाए। अगर ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगी तो इस फॉर्मूले पुट करोगे तो जी वाला हिस्सा तेरा 0 हो जाएगा। तो Z केवल किसके बराबर हो जाएगा? R। Z किसके बराबर हो जाएगा? R। तो ये तेरा अपोजिशन जो हो गया वो मिनिमम हो गया। और अगर अपोजिशन मिनिमम हो गया तो करंट क्या होती है? वोल्टेज डिवाइड बाय अपोजिशन।
तो अपोजिशन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी अपोजिशन की वैल्यू मिनिमम हो गई तो करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि तेरा करंट ज्यादा फ्लो होगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस। तो फिर से सुन, रेजोनेंस में अपोजिशन मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होती है। मिनिमम कितना होता है, जेड आर के बराबर होता है, और करंट कितनी होती है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर होती है। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें बेटा याद होनी चाहिए, तभी तुम न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट आप एग्जाम में कर सकते हो। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे समझ में आया, समझ गए रेजोनेंस क्या है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम निकालते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इन रेजोनेंस सिचुएशन। तो रेजोनेंस सिचुएशन में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा से स्क्वायर हटाएगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, अंडररूट में एल सी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा तेरा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ओके, और ओनली तेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, या फिर आप कह सकते हो 2 पाई एफ। तो यहां पर रख दे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडररूट में एल सी। तो ये तेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला तेरे को याद होना चाहिए। इसमें एल और सी की वैल्यू हम सेट करते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल का नंबर सेट कर दिया, मतलब हमारा ओमेगा आर या एफ फिक्स हो गया। अब हमारा नंबर कोई डायल करेगा तो कॉल आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। समझ आएगी बात, चल ठीक है। अब अगली चीज समझते हैं, ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी फॉर एलसीआर सर्किट। अब ये तेरा जो एलसीआर सर्किट है उसमें जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में एक मेरा नंबर है, अगर उसकी वेव आएगी, उस वोल्टेज की कोई करंट आएगी तो मेरे मोबाइल में बेल बजेगी, और डिफरेंट वोल्टेज की आएगी तो नहीं बनेगी। तो लेकिन इस रूम में बहुत सारी करंट आ रही हैं, उन सब की वोल्टेज अलग अलग है। मान लो जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, एक है ओमेगा 1 की फ्रिक्वेंसी आ रही, ओमेगा 2 की आ रही, ओमेगा 3 की आ रही, ओमेगा 4 की आ रही, इस तरह से बहुत सारी वोल्टेज आ रही हैं, उन सब की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। तो एक एक्सिस पर मैंने ओमेगा फ्रिक्वेंसी को रख दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी करंट बनेगी उसको मैंने दूसरे एक्सिस पर रख दिया। ठीक है, अब ओमेगा 1 के लिए क्या होगा, ओमेगा 2 के लिए क्या होगा, ये सब कैसे डिसाइड होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ, जो बीच वाला जो पॉइंट है वो मेरी सर्किट की, एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। कौन सी फ्रिक्वेंसी है, नेचुरल। अगर इनमें से कोई भी फ्रिक्वेंसी को मैं ओमेगा नॉट के बराबर कर दूंगा तो मुझे पीक वैल्यू मिलेगी, और ओमेगा नॉट से कम रखूंगा तो मेरे को कम वैल्यू मिलेगी। सही है, तो अब इधर आ, अब ये यहां पर तेरा एक मैंने ग्राफ बनाया, ये एक्सएल और ये तेरा एक्सी है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओमेगा एल होता है। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। मैंने एक ऐसी फ्रिक्वेंसी रखी जिसमें फ्रिक्वेंसी मैंने क्या कर दी, कम कर दी फ्रिक्वेंसी। क्या कर दी, कम, मतलब ओमेगा को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सएल एक्सी बढ़ जाएगा, और एक्सएल का क्या होगा, ये घट जाएगा। यानी कि तेरा एक्सी बढ़ेगा और एक्सएल घटेगा। तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको कर लेते हैं अपन एक्सएल और इसको कर लेते हैं बेटा एक्सी। अरे यहाँ पर हमने बेटा ओमेगा की वैल्यू को कम किया है, और डिनोमिनेटर को कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा। सही कि नहीं, तो ये बड़ा, ये घटाया है तो ये बढ़ेगा, और ये घटाया तो ये उसके करस्पॉन्डिंग घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काईसी बढ़ जाता है तेरा, ये बढ़ गया। ओके ओके ओके, और काईएल क्या हो जाता है तेरा, घट गया। यानी कि इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाता है। क्या जाता है, फेज डिफरेंस, और उसके बीच में तेरी क्या होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इसका उल्टा देखो, अगर हम ओमेगा को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और ये बढ़ जाएगा, फिर से अगेन क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। आप समझ सकते हो, ये फॉर्मूला होता है, कहाँ गया, ये जेड का फॉर्मूला ये होता है। ये जेड का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, जेड का। अगर एक्सएल की वैल्यू बढ़ाओगे, एक्सी घटाओगे तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्शन करके उसका स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, अपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, उससे करंट की वैल्यू कम रहेगी, चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, दोनों ही सिचुएशन में अपोजिशन आएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर दें, कैसे कर दें, बराबर, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हम बराबर कर दें बेटा,
बराबर कर दें, बराबर, देखो बराबर, तो क्या होगा, इन दोनों का लेवल अगर सेम होगा तो वो ओमेगा आर के बराबर आ जाएगा, और ओमेगा आर के बराबर आ जाएगा यानी कि तेरा अपोजिशन किसके बराबर हो जाएगा, ओनली आर के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा तेरा, और आर के बराबर हो जाएगा तो तेरे को करंट कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। तो अब देख, अब तेरे सर्किट में, एलसीआर सर्किट में बहुत सारी ईएमएफ आ रहे हैं, ओमेगा 1 आ रहा है, ओमेगा 2 आ रहा है, ओमेगा 3 आ रहा है, ओमेगा 4 आ रहा है। अब तूने क्या किया, रिमोट को दबाया और रिमोट को दबाकर ओमेगा 4 को इस तरह से सेट किया कि उसको ओमेगा नॉट पर लाके खड़ा कर दिया। तो जैसे ही तू ओमेगा नॉट पर लाके खड़ा करेगा और ओमेगा नॉट पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एलसीआर की, और तूने रिमोट का बटन दबाया 4 नंबर, और 4 नंबर पर तेरा होता है सोनी टीवी, तो सोनी टीवी जहां पर आ जाएगा और सोनी टीवी में ज्यादा करंट जाएगी और तेरे को सोनी टीवी अपनी स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सबका क्या होगा, बाकी सबका कुछ नहीं होगा, इनकी करंट कम बनेगी तो ये तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ बात समझ में आई इसमें क्या है, क्या चक्कर है इसमें, समझ में आया आपको? मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, इसमें चक्कर क्या है? चक्कर बिल्कुल सिंपल सा है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम होगी तो उसको यहाँ रखेंगे, और जहाँ से अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमको इस तरह का मिलेगा, शार्पनेस वाला, इस तरह से। अब इस ग्राफ में एक चीज और होती है, देख इधर, अपोजिशन मिनिमम हो गया लेकिन जीरो तो नहीं हुआ ना, मतलब कुछ तो है, क्या है, आर है। तो अब तेरा अपोजिशन किससे डिसाइड होगा, आर से डिसाइड होगा। अगर तेरा आर ज्यादा है या कम है तो क्या होगा, तो तेरे को पता है करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन, और वो तेरा आर है। अगर तूने बड़ा आर लगा दिया तो करंट घट जाएगी, तो तेरे को ये वाला ग्राफ मिलेगा। आर को कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगी, तो तेरे को ये वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका लेवल चेंज होता रहता है। समझ में आया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, तो ये बेटा आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। देख बेटा, क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, किस पर बेटा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आपको एक ग्राफ ऐसा मिलेगा, ओके, और अगर ये फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दोगे तो आपको ग्राफ दूसरा मिल जाएगा। अब इस ग्राफ की ये शार्पनेस कितनी है, उस शार्पनेस को बोलते हैं क्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्वालिटी। उस क्वालिटी फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे वोल्टेज अक्रॉस एल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस आर। तो ये उसका क्वालिटी फैक्टर का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। अब VL का फॉर्मूला होता है, याद नहीं है VL का फॉर्मूला क्या होता है बता, I इंटू एक्सएल होता है, और VR का क्या होता है बता, I इंटू आर होता है। तो ये वाली वैल्यू को यहां डाल दो, ये वाली वैल्यू को यहां डाल दो बेटा, कोई खास बात नहीं है। करंट से करंट कैंसिल हो गई तो तेरा बन गया एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला, एक्सएल अपॉन आर आ गया। कितना आ गया बेटा, एक्सएल अपॉन आर। कभी कभी सवाल आपको एक्सएल दे देगा, आप निकाल सकते हो, आर दे देगा, एक्सएल दे देगा, आप तुरंत क्वालिटी फैक्टर निकाल दोगे। लेकिन अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहे तो एक्सएल का फॉर्मूला हमको पता है ओमेगा एल होता है। यहां पर ओमेगा आर क्यों लिया सर आपने? अरे मेरे भाई, क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस की सिचुएशन में निकाला जाता है, तो इसलिए यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है, तो इसलिए एक्सएल की वैल्यू आएगी ओमेगा आर इंटू एल। अब यहां पर तू पुट करेगा तो ओमेगा आर एल ये आ जाएगा तेरा। अब ओमेगा का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने निकाल के दिखाया था तुम्हें, कहां है मेरे भाई, ये है, देख, है कि नहीं? तो यही वाली वैल्यू को हम वहां पर पुट कर देंगे। तो देख, ओमेगा की जगह रख दिया 1/LC, अंडररूट में LC। अब थोड़ा सा इसको बेटा सिंप्लीफाई करेगा मैथमेटिक्स से तो ये तेरा आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, क्वालिटी फैक्टर का। सर आपने क्वालिटी फैक्टर को निकालने के लिए VL डिवाइडेड बाय आर ही क्यों किया, VC क्यों नहीं किया? हाँ तो कर ले, VC करके भी करेगा, सेम फॉर्मूला आएगा, करके देख लेना, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जो शार्पनेस बताता है। इसको आप अच्छे से करिएगा, और इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ जाएं, चल बढ़ जाते हैं। देख, अब हम समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब AC सप्लाई हम करते हैं तो कितनी पावर लॉसेस होते हैं कंप्लीट वन साइकिल में। तो देखो, तो उसकी एवरेज पावर हम निकालेंगे। तो एवरेज पावर फॉर LCR सर्किट, पता पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। वोल्टेज का फॉर्मूला याद कर लो, V0 sin ओमेगा t होता है। करंट का फॉर्मूला LCR सर्किट के लिए याद रखो, I0 sin ओमेगा t माइनस 5।
आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। याद कर लेना, रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देख, अब कुछ नहीं है मैथमेटिक्स है। देख इधर, ये आई नॉट को इधर ले आए, ये इधर आएगा, और ये साइन ओमेगा टी यहाँ पर आ गया, ये जैसा का तैसा। अब हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल दिया। साइन ओमेगा टी माइनस 5 का क्या फॉर्मूला होता है, देख याद कर, मैथ में आपने पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद आया कि नहीं आया? बस वही चीज है, ए का काम ओमेगा टी कर रहा है, बी का काम फाई कर रहा है। कितना आएगा पता चल, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। समझ गया? चलो समझ में आई बात। अब इस साइन ओमेगा टी का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो ये पूरा का पूरा लिख दिया। इसके बाद हमने मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बुद्धि लगाकर 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो ये 2 और 2 से करने पर कैंसिल होकर 1 ही आएगा, तो 2/2 का तू मल्टीप्लाई करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरा इक्वेशन वैसा ही रहेगा। समझ नहीं बात, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अब बता मेरे को, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा, और थीटा के स्थान में तेरा क्या चल रहा है, ओमेगा टी। तो बता कितना आएगा, ये जैसा का तैसा आ गया, ये ऐसा ही रहेगा सब कुछ। यहाँ पर 2 इसके साथ चला गया इस फॉर्मूले के साथ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 ओमेगा टी, और साइन पाई तेरा है। क्लियर है बेटा? ये इक्वेशन तेरा फर्स्ट आ गया, यानी कि ये हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। लेकिन अब हमें जो पावर निकालनी है वो कंप्लीट 1 साइकिल के लिए निकालनी है। तो कंप्लीट 1 साइकिल के लिए निकालने के लिए इस पूरे काम को करना पड़ता है बेटा, इंटीग्रेशन। 2 पन्ने भरने पड़ेंगे तब तेरा इंटीग्रेशन करेगा, फिर तेरा आंसर आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान सुन। कुछ नहीं करना, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, फॉर कंप्लीट 1 साइकिल द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमेशा कितनी होती है, 1/2। इंटीग्रेशन करके देखेगा 1/2 आएगा, ठीक है। लेकिन पेज नहीं बनने अपन को, जल्दी आंसर लाना है। और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बस हो गया, खेल खत्म। इसकी वैल्यू हो गई 1/2, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये तेरा इक्वेशन आ गया। चमका कि नहीं चमका बता, ठीक है, याद रखना उसको। अब सुन, तो ये अपने सॉल्व कर लिया। अब ये तेरा पावर का फॉर्मूला आ गया, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान सुनना कैसे करेंगे, देख मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ध्यान देखना बेटा। ये लिखा है अपना PAB, इसको लिख रहा हूँ मैं जी सॉरी I0 था, गलती से हो गया। कितना था तेरा, I0। तो I0 V0, इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा √2 मल्टीप्लाई √2 cos फाई। अरे यार √2 क्या होता है, 2 तो होता है, तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आपको पता होना चाहिए, देख मैं दिखाता हूँ तेरे को, यहाँ देख जरा ध्यान से। स्टार्टिंग में अपन ने डेरिवेशन करके निकाला था, देख इधर ध्यान से क्या निकाला था, देख I0/√2 क्या होता है, IRMS, V0/√2 क्या होता है, VRMS। बस यही काम अपन को वहाँ पर करना है। तो कहाँ है तुम्हारी पावर बेटा, कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पर इसकी जगह लिखना है IRMS और इसकी जगह लिखना है VRMS, और ये cos फाई, और ये आ गई तेरी पावर। तो DC के लिए बेटा तुम जो पावर निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था, लिखने की जरूरत क्या है, वो तो ये लिखा है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, ये DC के लिए था। लेकिन बेटा AC की पावर में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है cos फाई, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है बेटा, दिस इज अ पावर फैक्टर। इसकी वजह से पावर में चेंजेस आ जाते हैं। तो बस ये पावर जो एवरेज पावर है AC के लिए, बस उसमें केवल यही चेंज है कि इसमें क्या आ जाता है, पावर फैक्टर। उसकी वजह से पावर की वैल्यू क्या आ जाती है, चेंज आती है हमारी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो मैंने अभी आपको करके दिखाई बेटा, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, वहां पर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट करके, नहीं तो आगे बढ़े। चलिए आगे हमारा अगला टॉपिक हम देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग इतनी मेहनत हम लोगों ने की, पैर दुखने लगे बेटा। लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, थोड़ी सी मेहनत को सपोर्ट करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा, कल रात से लगा था आप लोगों के लिए स्लाइड बनाने के लिए। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आपको बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर। इसके बारे में, ट्रांसफार्मर क्या होता है,
अभी पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे बेटा। ये थोड़ा सा मैं आपको इमेजेस वगैरह दिखा रहा हूँ, ये राक्षस जैसे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत हाई वोल्टेज की जो पावर लाइन होती है, 2 लाख वोल्ट, 5 लाख वोल्ट, जिनको हमको भेजना होता है बहुत दूर दूर तक, तो उन टावर के माध्यम पर जाती हैं। एक टावर से दूसरे टावर पर ये लाइनें हैं वो लेकर जाती हैं। लेकिन जो हाई वोल्टेज होती है उसको कौन बनाता है, और उस हाई वोल्टेज को 2 लाख को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना, 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना कौन करता है भाई? उसको करता है ट्रांसफार्मर। ये दिख रहा है वो डीपी, तेरे घर के बगल में जो डीपी लगी रहती है वो ट्रांसफार्मर होता है। वो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का क्या करता है, काम करता है। आइए तो समझते हैं उसको। देखिए, तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर क्या चीज है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है बेटा, जो क्या करता है, आपके एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को या ईएमएफ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है, बढ़ाने का या फिर घटाने का। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है। 2 करंट होती हैं तेरे पास, एक एसी होती है और एक डीसी होती है, सही है। अच्छा, करंट के लिए जो करंट काय में जाती है पता, तार में जाती है ना, सही कह रहा हूं? ठीक है सर, तार में जाती है। तार में एनर्जी लॉसेस होते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT। आर तेरा कांस्टेंट है, मान ले आर तेरा कांस्टेंट है। अब तू ज्यादा एम्पीयर की करंट ले जाना चाहता है तो करंट का तू करेगा स्क्वायर, और उसी के रेसिप्रोकल में तेरे को क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, हीट। तो अगर आप डीसी करंट को लेते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भेजने के लिए, तो डीसी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। अगर आप 40 एम्पीयर करंट को ले जा रहे हो तो वो हमेशा 40 रहेगी, और 40 का स्क्वायर करेगा हीट बनेगी, और इतनी ज्यादा हीट बनेगी कि पूरी की पूरी एनर्जी करंट तेरी कहां वेस्ट हो जाएगी, तार भी वेस्ट हो जाएगी, तेरे घर पर बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन एसी जो होती है, क्या होती है, एसी, इसमें एक स्पेशलिटी है, इस एसी को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। और अगर हम इसको कम कर देंगे तो कम करंट ले जाकर हम एनर्जी लॉसेस कम कर देंगे, और हमारी जो करंट है और उसकी बेसिस पर जो हमारी पावर बन रही है वो उसी पावर को हम वहां पर भेज सकते हैं विदाउट एनर्जी लॉसेस। तो डीसी में एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, और एसी में एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और एसी को बढ़ाया और हम घटाया जा सकता, लेकिन डीसी को नहीं बढ़ाया घटाया जा सकता, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो मशीन है वो केवल एसी के लिए काम करेगा, ना कि डीसी के लिए। ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये 2 तरह का हमको मिलेगा, 2 तरह का ही हमको चाहिए बेटा। यहाँ वोल्टेज बढ़ाना है तो वहां पर एक तरह का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, यहाँ वोल्टेज कम करना है वहां पर दूसरी तरह का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए उनके नाम अभी सुन लो, कैसे बनेंगे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है तेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस सब्र रख। प्रिंसिपल की बात करते हैं। देख, प्रिंसिपल जो है ट्रांसफार्मर का वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या था, एक तेरे पास कॉइल था, उसमें आपने बैटरी लगाकर करंट फ्लो कराया था, जस्ट बगल में एक दूसरा कॉइल लगा था, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था। जब यहाँ पर फ्लक्स में चेंज होता है तो ये फ्लक्स दूसरी कॉइल से अटैच हो जाता है, तो उसमें ईएमएफ आ जाता है। ये तेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस था। तो वही प्रिंसिपल पर आपका ट्रांसफार्मर बेटा वर्क करता है। क्या करता है बेटा, वर्क करता है। तो देखिए कैसे वर्क करता है, वर्किंग क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज हम समझते हैं। आइए तो मैं आपको ट्रांसफार्मर की तरफ ले चलता हूँ। जी देखिए, ये आपका कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखिए। अब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सुन। पहली कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हम कोर लेते हैं वो सॉफ्ट आयरन का कोर होते हैं, वो भी लेमिनेट होता है। कैसा होता है, लेमिनेट, मतलब पट्टी के टाइप का होता है। ये देखो, ये तुमने देखा होगा, इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जब इसको खोलना है, इसको तुम, पट्टियां निकलेंगी इसमें, पट्टियां आयरन की पीसेस की क्या निकलेंगी, पट्टियां। तो जाने की इसमें पहली चीज जो होती है वो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर मेड ऑफ लेमिनेटेड स्टेपल्स। लेमिनेटेड स्टेपल्स करके बनाया जाता है उसको। एक पट्टी ली, बार्निश कर दी, दूसरी पट्टी रख दी, बार्निश कर दी, तीसरी रख दी, चौथी रख दी, और उसको स्टेपल कर दिया। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन स्टेपल्स, सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो कि लेमिनेटेड स्टेपल्स होता है। क्लियर है, ये पहला कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। ओके, सॉफ्ट आयरन क्यों ले रहा है बेटा, सॉफ्ट आयरन इसलिए ले रहा है क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा पसंद करता है, खींच लेता है, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अंदर खींच लेगा, और कोई मटेरियल इतना नहीं कर पाता, इसलिए यहां पर क्या लिया जाता है, सॉफ्ट आयरन लिया जाता है। दूसरी चीज होती है यहां पर प्राइमरी कॉइल।
बेटा प्राइमरी कॉइल क्या होती है, देख जहां पर देख जरा, ये जो वायर लपेटे हुए हैं जहां पर एक आर्म पर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। ये किसकी बनती है, ये बिल्कुल प्योर कॉपर की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है बेटा, प्योर कॉपर की, ठीक है। और इसको इस जो पट्टी है सॉफ्ट आयरन की, उसकी किसी भी एक आर्म पर हम लपेट सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी कॉइल होती है, ये भी सॉफ्ट आयरन की होती है, इसको दूसरी जगह कहीं पर भी हम लपेट कर सकते हैं, यहां पर लपेट दो, यहां पर लपेट दो, कहीं पर भी। लेकिन एक क्वालिटी होती है, जहां पर जो प्राइमरी कॉइल होती है, यहां पर हम बेटा एसी सोर्स देंगे, एसी देंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो ये लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा, और स्टेप डाउन होगा तो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे क्या होगा वो अभी सब देखेंगे, अभी हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। ये वाला जो ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, ये वाला आप देख रहे हैं स्क्वायर टाइप का, ये प्रिंसिपल के लिए है, हमारे समझने के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो आप ट्रांसफार्मर मार्केट में आपको मिलते हैं वो ई आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ई आकार, इस तरह से दिख रहा है आपको ये बेटा, ये ई आकार का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर ये ई आकार का है, ना कि ये वाला। ये सिर्फ समझने के लिए है, क्लियर है बेटा? अब ई आकार क्यों बनाते हैं थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई? बताइए, ट्रांसफार्मर में कितनी चीजें होती हैं? सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो कि लैमिनेटेड होता है। दूसरा प्राइमरी कॉइल होती है जो कि कॉपर की बनी होती है और इंसुलेटेड होती है। आप मार्केट में जाना, जो बुनाई करने वाले होते हैं ना, जो फैन की मोटर को भरते हैं, उस तार को हाथ लगा के देखना, उस पर क्या है, प्लास्टिक चढ़ी रहती है, यानी कि वो इंसुलेटेड होती है। कैसी होती है? इंसुलेटेड। अगर वो इंसुलेटेड नहीं होगी तो तार को आपस में लपेटोगे तो टच करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको कैसा बनाते हैं? इंसुलेटेड बनाते हैं, प्लास्टिक चढ़ी रहती है उस पर, अच्छी क्वालिटी की चढ़ी रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर शब्द यूज किया है कॉपर इंसुलेटेड। क्लियर है बेटा? चल, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं। अब हम समझते हैं वर्किंग, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है। तो सुन जरा ध्यान से, यहां पर तू एसी सप्लाई देगा और ये एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल से, और उसी के करस्पॉन्डिंग यहां पर तेरे को क्या मिल जाएगा? यस, उसी के फ्लक्स के चेंज के करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या मिल जाएगा तेरे को? ईएमएफ मिल जाएगा। बस यही चीज मैंने वहां पर लैंग्वेज में लिखी है। आइए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, देखो पढ़ के सुना देते बेटा आपको। एसी सप्लाई कनेक्टेड टू प्राइमरी, द चेंजिंग करंट मेक्स वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कैरी बाय सॉफ्ट आयरन थ्रू आउट कोर एंड इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। देयरफॉर फ्लक्स मेड with secondary is varying flux, this will be induced and this EMF by Faraday second law, okay, this EMF is the output। तो ये वाला EMF changes हमको कहाँ मिलता है? आउटपुट में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? आउटपुट में। जो आपने दिया है उसकी करस्पॉन्डिंग हमको ये वाला EMF वहां पर देखने को मिल जाता है। DC कैन नॉट वर्क हेयर बिकॉज इट डज नॉट गिव चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप वहां पर इनपुट में डीसी लगाओगे तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, तो कैसा बनाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसा दिया है इनपुट में वैसा ही आउटपुट में मिल जाएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। जितना वोल्टेज दिया उतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो ये एसी के लिए तो बेकार है, एसी काम नहीं करती, सॉरी डीसी काम नहीं करती, एसी के लिए ही बनाया जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है बेटा? तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर रीजन दिया है और इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हम समझते हैं इसकी कैलकुलेशन फटाफट से, बस खत्म होने वाला है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको, खत्म होने वाला है बेटा। बस कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन में क्या है? ड्यू टू स्मॉल चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई इन स्मॉल टाइम डी टी द ईएमएफ इंड्यूस्ड 1 टन ऑफ एनी कॉइल। तो स्मॉल टाइम में इतना फ्लक्स चेंज होगा हर एक टर्न्स में। तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज हुआ है, सेम पूरा का पूरा फ्लक्स किसको मिल जाता है? सेकेंडरी कॉइल को मिल जाता है। और कितना ईएमएफ है वो? उस फ्लक्स का जो ईएमएफ बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? E = -dφ/dt बेटा, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। अब हम निकालते हैं वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। तो क्या होगा? ये फॉर्मूला है बेटा तेरा। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो कितने हैं? NP। और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है उनको हमने क्या नाम दे दिया? NS। मानना तो पड़ेगा ना पहले। चल ठीक है, समझ गया। तो प्राइमरी कॉइल के ईएमएफ को क्या लिखोगे? EP = -NP
डी फाई अपॉन डी टी। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ को क्या लिखोगे, ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। अब कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ये बेटा जो रेशियो निकल कर आया है इसमें से हमने ई एस की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई इसको हम यहां भेज देंगे बस। अब मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा तेरे को, ध्यान सुनना। अब मैं क्या बता रहा हूं तेरे को, देख जरा। अब तू प्राइमरी कॉइल में इनपुट देकर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज चाहता है, और ये चाहता है कि वोल्टेज बढ़ाए या घटाए, तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो देख नंबर ऑफ टर्न से डिसाइड होता है। ध्यान देखना, मान ले तेरे को सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ चाहिए ईएस, तो प्राइमरी कॉइल में तूने मान ले कितने टर्न्स लगाए, तूने टर्न्स लगाए 1000। प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स लगाए 1000 टर्न्स। लेकिन तूने सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स लगा दिए 10,000। कितने लगा दिए 10,000, और मल्टीप्लाई प्राइमरी कॉइल का जो भी वोल्टेज होगा मान ले वो 2 है, कितना है 2 है, तो सेकेंडरी कॉइल में तेरे को कितना वोल्टेज मिलेगा, तो देख 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, मतलब 20। वाह, जब तुम 1000 टर्न्स लगाओगे किस में, प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में तुम्हें कितने टर्न्स लगाने पड़ेंगे 10,000, और अगर आप प्राइमरी कॉइल में 2 वोल्ट दे रहे हो तब जाके आपको सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज मिलेगा 20 वोल्ट, 2 का 10 टाइम्स मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर देख और देख, मैं और बताता हूँ एग्जांपल, पूरा न्यूमेरिकली है। देख इसकी वैल्यू को मान ले तू 100 कर दे, ऊपर वाली वैल्यू को तू 10,000 कर दे, कितना कर दे 10,000, और जहां पर दे दे 2, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तेरी, यानी कि तेरे को 200 वोल्ट मिल जाएगा। कितना वोल्ट मिल जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये इससे डिसाइड होता है एनपीएन टू, समझ में आई। तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, रट्टा मान लेना अच्छे से फॉर्मूला। अब सुन, इन्हीं की वजह से ईएस की वैल्यू को, ईएस की वैल्यू में चेंज मिल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, इसी का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को एक और चीज और समझ लो, उसके बाद बात करते हैं करंट ट्रांसफॉर्मेशन। करंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, कि आप इनपुट में जितनी पावर दे रहे हो क्या आपको उतनी ही पावर आउटपुट में मिलेगी। तो अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं। अब वो एनर्जी लॉसेस क्या है जस्ट इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर हम आइडियल सिचुएशन में लें तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो बस पावर का फॉर्मूला क्या होता है बता, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो इनपुट की वोल्टेज इनपुट का करंट, आउटपुट की वोल्टेज आउटपुट का करंट। इंप्लाई करके आप रेशियो बना लीजिए, रेशियो बनाया यहाँ पर, तो कितना बनाया हमने, देखो आई एस की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो ई एस को कहाँ फेंक देंगे नीचे, तो ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब ई पी अपॉन ई एस, और यहाँ पर देख ई एस अपॉन ई पी, और हमको ई पी अपॉन ई एस का मान चाहिए, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे तो एन पी ऊपर एन एस नीचे, तो इसकी जगह पुट करोगे तो आपको करंट का ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल में आपको वोल्टेज मिल रहा है, क्या सेकेंडरी कॉइल में करंट का चेंजेस कैसे आएंगे, तो वो इसके अनुसार आएंगे, इसके अनुसार आएंगे। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स एनएस में कम ज़्यादा कर देंगे तो आपको सेकेंडरी कॉइल की करंट भी कम ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और इन्हीं दो सिचुएशन के बेसिस पर हमने दो ट्रांसफार्मर बनाए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, तो आप जरा यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, एनएस नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा रखते हैं कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, जिससे हमको क्या मिलता है, यस हाई वोल्टेज मिलता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम रखते हैं कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, तो हमको क्या मिलता है, यस प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम मिलती है और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज क्या मिलती है, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होगी वो सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को गिराना, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना। और उनको बढ़ाना या घटाना दो चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है बेटा, समझ में आया, क्या चीज़ बताई मैंने आपको, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए, तो बेटा ये आप समझ गए अच्छे से, इसकी कैलकुलेशन आप समझ गए। अब लास्ट चीज़ में रह गई है, उसको और देखिए फटाफट से मैं उसको और बताता हूँ। आइए, अब बेटा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं। सबसे पहला जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर लॉस। ये जो आप वायर यूज करते हैं, जो कॉपर के वायर होते हैं, इसलिए उसके कारण जो लॉस होता है उसको कॉपर लॉस बोलते हैं, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है I²/R। ठीक है, तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ हीट एनर्जी बनती है, उससे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन ये वायर की वजह से हुआ इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस। क्लियर है बेटा। दूसरे तरह का लॉस होता है इसमें आयरन लॉस। ये जो आप कोर यूज कर रहे हैं इसमें, कोर मेटल का, आयरन का, उसमें क्या होता है कि अगर आप एक सॉलिड पट्टी ले लोगे तो उसमें जब आप एसी वोल्टेज दोगे तो उससे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उससे क्या होगा कि उसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट। और वो एडी करंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो बहुत स्ट्रांग एडी करंट प्रोड्यूस होंगे जिससे ये पूरा जल के खत्म हो जाएगा। और अब एडी करंट को हमको हटाना है तो करंट होती, चाहे एडी करंट हो चाहे कोई सी भी करंट हो, तो उसको कैसे नेगेटिव हटाओगे आप? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये मोटी पट्टी ना लेकर हम पतली पतली स्टेपल्स लेंगे, पट्टियां लेंगे इस तरह की ई आकार की, ये दिख रही है आपको, इस तरह की पट्टियां लेते हैं, एक पट्टी। क्योंकि पट्टी का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और मोटी चीज का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या बता रहा था कि अगर आप मोटा इसमें कोर लोगे तो उसमें इतनी ज्यादा एडी करंट आएंगी कि वो उसको जलाकर खत्म कर देंगे। तो उस एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। और रेजिस्टेंस आप तभी बढ़ा सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, एल ए। अगर आपने क्या बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ा दी तब भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही काम करते हैं। तो यहां पर हम पट्टियां कैसे लेते हैं, यस, लैमिनेट लेते हैं, इस तरह से पट्टियों के आकार में। इससे हमारा आयरन का लॉस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने आयरन के लॉस को खत्म किया तो दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्या, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब ये होता है कि आपका जो एसी है वो एक बार आधे साइकिल में इधर होता है, आधे साइकिल में इधर होता है। तो आधे साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड इधर बना, आधे साइकिल में इधर बना, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि आपका जो कोर है वो बार बार मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर उल्टी डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो इस तरह से उसका एक ग्राफ बनता है। इसका पूरा एक लेक्चर होता है जिसे मैं फ्री टाइम में कभी आपको बताऊंगा, हिस्टैरिसीस ग्राफ का। तो ये जो ग्राफ बनता है वो आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए कम होता है और स्टील के लिए ज्यादा, क्योंकि स्टील के जो एटम होते हैं वो काफी दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, तो उनको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आयरन बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने से। लेकिन आयरन में ये लॉस कम होते हैं और स्टील में ज्यादा होते हैं, इसलिए हम यहां पर आयरन का कोर यूज करते हैं बेटा। किसका कोर यूज करते हैं बेटा, आयरन का। और लास्ट होता है फ्लक्स लिंक्ड लॉस। इसका सीधा सीधा मतलब ये है बेटा कि आपकी प्राइमरी कॉइल का सीधा सीधा पूरा फ्लक्स किससे अटैच होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल से। तो अगर आप ये वाला ट्रांसफार्मर यहां पर यूज करते हो, कौन सा वाला, अरे कहां गया, ये वाला ट्रांसफार्मर, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक फ्लक्स जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कॉइल और इसके बीच में गैप आ गया। लेकिन अगर आप ये वाला ट्रांसफार्मर बेटा यूज करोगे, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा बेटा, क्योंकि आप यहां पर प्राइमरी कॉइल लगा दोगे, जस्ट इसी के ऊपर आप सेकेंडरी कॉइल लगा दोगे, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी से अटैच होगा सेम पूरा ही फ्लक्स किससे अटैच हो जाएगा, सेकेंडरी से। तो आपके फ्लक्स के लीक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। फिर भी अगर लीक होता है तो उस पर ये फ्रेम हम चढ़ा देते, दिख रहा होगा आपको, इस तरह की जो फ्रेम रहती है ये भी सॉफ्ट आयरन की बनी रहती है, तो इसको हम चला देते हैं तो फ्लक्स की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक चीज और आती है हमिंग लॉस, जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बेटा जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होता है, देखो इधर ये जो पट्टियां होती है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड आया तो ये ऐसे रिपेल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ तो बंद हो गए, मैग्नेटिक फील्ड आया रिपेल हो गए, बंद। तो ये फट फट जो आवाज आ रही है ना, ये वाली आवाज आपको सुनाई देगी। तो डीपी के बगल में कभी खड़े होना, वहां पर आपको आएगी गूं गूं गूं, ये वाली जो साउंड आपको सुनाई देती है ना, इसी को बोलते हैं हमिंग लॉस। सर इस लॉस को कैसे कम करेंगे, तो भैया इस लॉस को कम करने में खर्चा ज्यादा आता है। ये जो स्टेपल है अगर आप उसको टाइट लगाओगे तो ये कम आवाज करेंगे, ढीला छोड़ दोगे तो ज्यादा आवाज करेंगे। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। हर एक लॉस को मैंने बहुत अच्छे से बेटा आपका क्लियर कर दिया यहां पर। तो ये आपका पूरा चैप्टर का बेटा वन शॉट हो गया। अब इसका जो लिंक है, सॉरी पीडीएफ जो है, वो मैं दो जगह आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक टेलीग्राम पर और साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और बेटा बहुत मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने में, ये पीडीएफ तैयार करने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को सपोर्ट करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।